So with this note, we are starting our morning session, and congratulations to all of you for being so kind to me that you people are here in the morning time, taking your precious time over here. Now the point is this कि सबसे important चीज थी जो चिंताजनक बात है मेरे लिए वो ये थी थोड़ी सी कल जो ग्रुप के अंदर एक छोटा सा डिस्कशन हुआ था पहले मैं उसको एड्रेस करना चाहूंगा। ये जो थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं इनको आपको समझना बहुत जरूरी है एंड मुझे आपको बताना भी बहुत मतलब जरूरी है। जैसे कि पास्ट लाइफ प्रोग्रेशन को मतलब लेके एक बात हो रही थी देन फर्दर मेरे को किसी ने मैसेज लिखा था कोई स्पिरिट्स को लेके भी इंटरेस्टेड है ठीक है ना जानने के लिए सारी चीजों को। तो गाइस विद द स्मॉल स्टोरी मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज क्लियर करता हूँ कि देखिए होता क्या है कि अगर आप अगर वन नोट और छोटे से पॉइंट से अगर बातों को समझेंगे ना तो वन नोट छोटा सा पॉइंट यही कहता है कि जस्ट मिनट लेट मी। मॉर्निंग सर। या मॉर्निंग अंजलि। सो वन नोड और छोटा सा पॉइंट जो है विद द स्टोरी मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि देखिए होता क्या है कि वी आर समटाइम्स वेरी एम्बिशियस। हम लोग कई बार एम्बिशियस हो जाते हैं अपनी लर्निंग को लेकर। होना बुरी बात नहीं है, बट पॉइंट ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है अगर मैं बात करूं, अगर आप इसको वन पॉइंट समझेंगे तो बात ये है कि आपका इशू आपका मन है। ठीक है ना, छोटी सी बात है, थोड़ी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है ऑकल्ट साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक छोटी सी बात कहता हूँ। हाँ, हालांकि स्टोरी तो काल्पनिक है, बट अगर आप सुनोगे ना तो उसको आप समझ पाओगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब बात आज से कुछ सौ साल पुरानी है, जब राजा महाराजाओं का टाइम हुआ करता था। ठीक है ना। अब पॉइंट ये था कि एक बार एक दिन की बात है कि एक महल के बाहर क्या होता है, एक नगर के अंदर, किसी भी एक XYZ नगर के अंदर क्या होता है कि एक महल के बाहर बहुत भीड़ लगी होती है। और ऐसी भीड़ होती है कि सुबह के मतलब आप कह लीजिए कि ऑलमोस्ट 10-11 बज रहे होते हैं और शहर में पूरे एक शोर सा मचा होता है कि जो जाता है महल के सामने जाता है वहां पे रुक जाता है। ही वाज जस्ट सर्चिंग फॉर क्या ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया मतलब। तो हुआ ये कि उसी दिन सुबह सुबह के अराउंड यहाँ का जो राजा था इस नगर का, ये सुबह सुबह बाहर निकलता था और कहता था जो मेरे से पहले भिक्षा मांगेगा मैं उसको वो भिक्षा का उसका जो है मैं उसको भर के पात्र उसको दूंगा एंड ही विल बी, उसको ले सकता है मुझसे जो भी सुबह मुझे सबसे पहले मिलता है। तो ये बंदा आता है, ये कहता है ठीक है जी भिक्षा मुझे चाहिए। तो वो कहता है ठीक है हाँ ले लो जितनी भिक्षा चाहिए। एक आता है भिखारी, मैं राजा को कहता है मेरे को भिक्षा दे दो। अब पॉइंट ये होता है कि यहाँ पर छोटी सी बात समझने वाली ये आती है, ये है कि वो एक छोटी सी शर्त रखता है। जो भिखारी होता है वो कहता है कि देखो अब मेरे को भिक्षा देना तभी अगर आप मेरा पात्र पूरा भर पाओ। उसने उसको ये शर्त रखी छोटी सी। तो ये बात सुन के एक बार उसने बोली भिखारी ने बात भी तो उसने सुन ली, दूसरी बार फिर से बोली उसने कि भाई इस बात को ध्यान से सुन लो राजा। तो राजा खिंच गया। राजा ने खिंच के बोला कि तुमने मुझे समझ के रखा है भाई। उसने अपने संतरियों को बोला और कि भाई ठीक है तुम एक काम करो, 2-3 बोरे बोरे भर के ले आओ, हीरे मोती कोई खजाने भरे पड़े थे उसके, कोई दिक्कत नहीं थी उसको, कभी मैं भर दूंगा 2 मिनट में तेरा जो पात्र है। तो होता क्या है कि वहां पर एक छोटी सी अद्भुत घटना होती है। मैंने आपको जैसे बताया स्टोरी काल्पनिक ही है, और वो अद्भुत घटना ये होती है कि वो जितना उस पात्र के अंदर हीरे मोती जो भी मतलब डालते जा रहे हैं और वो जो पात्र है वो खाली होता जा रहा है, वो डालते जा रहे हैं वो खाली होता जा रहा है। इस तरह से राजा भी दूर से बैठा पहले तो देख रहा होता है, फिर राजा धीरे धीरे और करीब आता है, फिर और करीब आता है, फिर राजा आके सिर पे खड़ा हो जाता है कि मेरे सामने डालो, मैं देखता हूँ कैसे गायब होते हैं। तो वो डालते जाते हैं और वो गायब होता जाता है। अब ऐसे करते कराते पहले सुबह होती है, सुबह से फिर थोड़ा दोपहर हो जाती है, फिर दोपहर के बाद अब सांझ हो जाती है। ये पूरा सिलसिला चलता रहता है और बाहर भीड़ लगी हुई है महल के पूरी। तो होता क्या है एग्जैक्टली एंड में जब मतलब राजा उसको पूरा देख रहा होता है, हर चीज को नोटिस कर रहा होता है और ये भी देख रहा होता है कोई कहीं ये कोई जादू वादू तो नहीं कर रहा कुछ, कोई मायावी आदमी तो नहीं है। तो वो सब कुछ देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है। लास्ट में राजा जो है उसके पैर पकड़ लेता है उस भिखारी के, कहता है कि मुझे माफ कर दो जी, मैं आपका पात्र जो है नहीं भर सकता हूँ। तो सिंपल सी बात है। तो वो जो पात्र नहीं भर पाता है उसके पीछे रीजन क्या होता है, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है।
तब वो जब उसके पैर पकड़ता है राजा, तो वो भिखारी उसको कहता है कि देखो जी, बात ये है कि मैं तो एक सिंपल सा साधु हूँ, और मैं एक मरघट के आगे से गुजर रहा था। अब मेरे को भिक्षा के लिए कुछ मिल नहीं रहा था, मैंने मेरे को ये क्या नाम है, एक खोपड़ी दिखी, ये मैंने खोपड़ी थी, ये स्कल था, ह्यूमन स्कल था, उठा लिया। तो मैंने और भी लोगों जगह भीख मांगी, तो कोई मेरा कोई पात्र भर ही नहीं पाता, तो मैंने सोचा कि ठीक है, इस बार किसी राजा से मांग के देखता हूँ। तब भी पात्र नहीं भरा। अब पॉइंट ये था कि ये जो पात्र था ये क्यों नहीं भरा। ये वो इसलिए नहीं भरा क्योंकि ये ह्यूमन स्कल था। क्योंकि ह्यूमन ह्यूमन स्कल्स जो होते हैं, जो हमारा ब्रेन होता है बेसिकली, ये कहीं ना कहीं हमारे मेटेरियलिस्टिक, जो हमारा हार्ट यानी कि हमारा मन, जो मैंने आपको एक बात बोली, मन सबसे बड़ा दुश्मन है। जो मन जो है ना, उसका जो पॉइंट है वहां पर, जो मेटेरियलिस्टिक पॉइंट है, उसको सारा जो गवर्न करता है ये हमारे ब्रेन को। ठीक है ना, तो उस हिसाब से ये सारी चीजें चलती हैं। और इसी तरह से मैं आपको ये कहूंगा कि ओवर एम्बिशियस जो है, आपको ऑकल्ट साइंसेस के अंदर जाके नहीं होना है। बिकॉज इसके अंदर अगर आप ओवर एम्बिशियस होते हैं तो आप लोग अपना कोई नुकसान करा लेंगे, एंड दैट विल बी ए फैटल यू नो समथिंग। तो वो एक चिंताजनक विषय था, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बात छोटी सी बता रहा हूँ। ठीक है गाइज, चलिए गाइज, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, अब 12 लोग हो गए। विद दिस नोट, आई जस्ट नीड अ लाउड यस फ्रॉम योर साइड। आर यू रेडी गाइज? एंड जस्ट शो मी योर नोटबुक्स, कम ऑन। थोड़ा सा दिखा दीजिए, फिर आगे का स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। यस, Sir. Yes, sir. थैंक यू। नोट्स, अपने नोटबुक Ready, sir. रेडी ना? Yep. Ready, sir. Yeah, रेडी सर। क्योंकि absolutely. मतलब अगर आप छोटी छोटी बातों को समझोगे ना, मैं ये जो आपको बात बोल रहा हूँ ना, ये ओवर एम्बिशियस वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं छोटे होते हुए इस तरह से देखता हुआ कि कुछ लोगों को, एक बार मैंने पंगे ले लिए थे। मैंने एक बार छोटे होते स्पिरिट्स के साथ पंगे ले लिए थे, तो मेरे को बड़ा, मैं क्या होता था, छोटा होता शैतान होता था। तो मैं जस्ट आई यूज टू, कुछ ऐसे अंकल वगैरह हमारे घर में आते थे। मेरे फादर, जो आपको पता है एस्ट्रोलॉजर, मैंने आपको बताया था, तो ऐसे लोग आते थे हाँ ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए। उनको देख के मैंने एक दिन कानों में बात बात पड़ गई कि हाँ भी स्पिरिट ऐसे कैप्चर होती है। मैं अपना गया, अपने दोस्त को लेके साथ में, हमने 4 रेनॉल्ड से पेन लिए, लगा दिया। उसके बाद वो जो पूरा फार्मूला मैं सीख के आया था, वो मैंने कर तो लिया। उसके बाद जो 3 दिन मेरी हालत हुई है, वो ऐसी हालत हुई थी, मतलब रातों को मैं ना सो पाऊँ, ना अपने फादर को डर के बारे बता पाऊँ। फिर मैंने अपने फादर को डरते हुए बताया कि मैं जी फंस गया हूँ, मैं रात को, मुझे डर लगता है। मतलब एक तीसरी रात तो ऐसी हो गई थी जब मैं लिटरली आई वाज समटाइम्स आई वाज क्राइंग, शाउटिंग। इस तरह से मेरा वो जो मैं कैप्चर हो गया था उस स्पिरिट के चक्कर में। तो फिर मेरे फादर ने उस समय तो मुझे उस चीज से, मुसीबत से निकाल लिया। बट मेरे को उन्होंने फिर एक इंसिडेंस और सुनाया इसी तरह का। उन्होंने मेरे को बताया कि जब मैं, मतलब व्हेन ही वाज यंग, कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये बुलाना, बट मैं बुलाता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि रीजन उसके पीछे ये है कि उनके एक फादर, जो हमारे फादर थे, वो जब यंग थे तो एक बार उनके किसी मित्र ने, 3-4 लोग थे ये, इन्होंने जाके एक कमरा बंद किया, देखा भी कार्डबोर्ड पे स्पिरिट बुलानी है, बुला के शुरू हो गए। और उसके बाद जो मेरे फादर के साथ जो एक व्यक्ति थे, 2 लोग थे, मतलब 3 थे टोटल, थे 2 और थे। ये 2 ऐसा कैप्चर में हुए उनके, तो उसको तो ऐसी हालत कर दी उनमें से एक की, तो कि रात को उसको डंडे पड़ते थे पीछे। मतलब सुबह हमारे को निशान मतलब उनको फादर को दिखाता था वो बंदा कि ये पीछे निशान पड़े हुए हैं सारे, और फिर इसको somehow they have cured about these things. So these are something you have to understand. ये बच्चों का बिल्कुल भी खेल नहीं है। You have to be very conscious. बस यही मेरा yes. एक था। बहुत चीजें होती हैं सर, मेरे साथ भी ऐसे मेरा अपना नहीं है, बट एंड आई यूज्ड टू टेक अदर क्लासेस लाइक एंजल थेरेपी। तो उसमें क्या होता है कि एंजल्स के रूप में ना बहुत सारे स्पिरिट्स आ जाते हैं नाम से एंजल के हम्म सामने। तो क्लास के अंदर तो दे विल बी वेरी गुड कि सही हम्म चीजें आ रही हैं, बट जब वो इंडिविजुअली बुलाते हैं, बिकॉज हर किसी का ऑरा अलग होता है, अलग चीज अट्रैक्ट करता है। तो वो जब मैसेज पढ़ाते थे मुझे, तो मैं कहता था सीधा ये एंजल्स की लैंग्वेज ही नहीं हो सकती ऐसी, इस हम्म तरीके से लिखा था, तुम अलग चीज कर रहे हो। तो वो लोग उसमें ट्रैप में आ जाते हैं कई लोग। एंड मोर yes ओवर, ये जैसा आपका इंसिडेंट है, ऐसा ही मेरे पंजाब में इंसिडेंट हुआ था मेरी दीदी की फ्रेंड के साथ में। दे कॉल्ड एंड उन्होंने फिर ये भी पूछा कि वापस कैसे जाओगे, तो उसने कहा दिया कि एक कोरे पेपर पे अपना एक ड्रॉप खून का डाल देना। हम्म उन्होंने डाल दिया, एंड द लेडी हु पुट दैट ड्रॉप, शी वाज नो मोर आफ्टर 2 days. She was trapped with that spirit. So this is very dangerous. Even I would say I have learned that lesson in childhood from somebody else only. But yes, angel therapy में जाके मैंने खुद देखा कि लोग फंस जाते हैं उसमें चीजें. Instead of angels, they call spirits.
तो नहीं, वो मैंने चीज हो आज जाती है। इसीलिए इस टॉपिक को मैंने एट द वेरी बिगिनिंग एड्रेस कर दिया है आप लोगों के साथ। यस 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 और यस। मैं ये चाहता हूँ कि बिकॉज देखिए, मेरा कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं कोई नॉलेज को छुपाऊं या ये करूं। मेरे को किसी ने भी ये भी बोला कि सर आप ऐसे ही यूट्यूब पे क्यों डाल रहे हो। अरे भाई, नॉलेज जिसने लेनी है ले जाओ, सीधी बात है, बेचा जी। सिंपल सी बात है। पर बात यह है कि बिल्कुल बिल्कुल। आप फंस रहे हो वहां पे, यू आर मोस्ट वेलकम टू द कम्युनिटी, बिकॉज आई करेक्ट डोंट हैव करेक्ट सच करेक्ट। कमर्शियल ऑब्जेक्टिव्स। बट ये है कि हाँ, कमर्शियल सिस्टम्स तो चलाने हैं, ठीक है ना। ऑब्वियसली। कॉस्ट कॉस्ट हाँ इज जी। इन्वॉल्व एवरीवेयर। तो सिस्टम्स के एग्जैक्टली। लिए ओके वी आर चार्जिंग, बट ऑब्जेक्टिव वो है कि यस, पीपल शुड लर्न एंड राइट नॉलेज करेक्ट। शुड बी डिलीवर्ड। वो एक इम्पोर्टेंट बात है। तो अभी बस एग्जैक्टली। सारी बातों को हम लोग इसी तरह से, मतलब मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, मुझे आपको एड्रेस करनी ही थी, ठीक है ना। तो एक मैंने बड़े सिंपल वे में एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताई है, तो आप समझिए। चलिए गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको करवाऊंगा नहीं, मैं करवा दूंगा। बट अभी आप उतने मैच्योर हो जाओ, यू जस्ट इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे। आप उस लेवल की मैच्योरिटी अगर दिखाते हो, वी विल डू इट विद द पैसेज ऑफ टाइम, वी विल डू एवरीथिंग। पास्ट लाइफ में सब कुछ मेडिटेशन एक एक करके सब कुछ करेंगे, ठीक है ना, वो सब होगा। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ग्रेविटी ऑफ द मैटर। ऐसा नहीं है, मजाक में नहीं चलेगी चीजें, आई मीन टू से। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। सो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। क्या नंबर 104, 104 का क्या मतलब है? 104 जो है, किस प्लेनेट से कनेक्टेड है? ये नंबर बताइए जरा। मंगल से। 104, हाँ नहीं वो तो ठीक है, किस प्लेनेट से कनेक्टेड है? मैंने अभी आपको मार्स। 104 नंबर दिया था। हाँ, किसने बताया? मार्स है। यस, जो मार्स से कनेक्टेड है। इट कुड बी एनीथिंग ना, अब तो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी चीजें। तो मैं आई एम धीरे धीरे। आस्किंग यू द क्वेश्चन। अगर आपका दिमाग खुले कि हाँ, नंबर से कनेक्ट कैसे करना है। अब मैं आपको बोलने जा रहा हूँ एक और नंबर, 612 किससे कनेक्टेड है बताइए? बुध से। 612, हाँ कैसे? बुध से, मरकरी से। यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट। ओके देन 410 किससे कनेक्टेड है? जुपिटर। जुपिटर। राइट, राइट। और 126 किससे कनेक्टेड है? शुक्र। वीनस। वीनस। हाँ। वीनस ट्वेल्थ। से कनेक्टेड है। यस राइट, यस। ठीक है। एंड 410 हो गया। अच्छा, 71 किससे कनेक्टेड है? सैटर्न। 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 गुड, गुड। तो सैटर्न का बेटा, तो सैटर्न, अब शनि की बात हो रही है। शनि के बारे में एक छोटी सी चलो रेमेडी बता देता हूँ आपको साथ साथ ही, कुछ लोगों का भला भी हो जाएगा। लोग बड़े परेशान रहते हैं शनि से, तो आपको एक छोटे से इंसिडेंट्स भी बता देता हूँ। देखो, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि शनि की रेमेडी सर मतलब मिलती नहीं है, क्या करना चाहिए? सिंपल सी एक बड़ी रेमेडी है शनि की, अगर आप करना चाहो तो वो ये है कि आप ना कृष्ण भगवान की पूजा करो। बिकॉज शनि जो थे, उनके पीछे एक छोटी सी स्टोरी ये है कि उनकी दो माँ थी, ठीक है ना। अब उनकी जो एक जो सौतेली माँ थी, उस उनके कारण उनका पैर चला गया था। और उनके दो ब्रदर सिस्टर थे, एक यम था, एक यमी थी। यमी तो यमुना नदी को यमी यमी बोलते हैं, ठीक है ना। और यमुना का ही जो पूर्ण अवतार हुआ था वो कालिंदी थी। तो कालिंदी जो थी वो कृष्ण जी की वाइफ है, ठीक है ना, उनकी वाइफ है एक्चुअल में। तो कालिंदी इस कारण से जो शनि जो है, उन्होंने ये वरदान दिया हुआ है कि जो भी लोग मुझसे बच मतलब मेरे जो कह लीजिए प्रतिकूल फल है, जिनसे बचना चाहते हैं, तो आप कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे तो यू विल बी आउट ऑफ दिस। ये बड़ा सटीक उपाय है, इसलिए मैंने आपको शनि का नाम आते ही आज शेयर कर दिया। बिकॉज काफी लोग डरे रहते हैं। तो ऑलवेज यू कैन, आप अपना ईष्ट मानिए कृष्ण भगवान को, उनकी पूजा कीजिए, तो आप शनि के किसी तरह 60 70 वगैरह से गुजर रहे हैं, डैये से गुजर रहे हैं, तो यू विल बी क्योर्ड दैट वे। ठीक है गाइस, तो विद दिस नोट ये हो गया। अब हम चलने जा रहे हैं आज थोड़ा सा बात करते हैं हम बिहेवियर्स की। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं एक मिनट, छोटा सा मैं आपको कुछ चीजें समझाता जाऊंगा। जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर सर, माय। जो एक्सरसाइज दी थी उसका क्वेश्चन था वो बाद में सॉल्व करेंगे। पूछिए पूछिए, पूछ लीजिए, प्लीज प्लीज टेल मी। वही बता वाला दूं? सर कि 6th कुंडली में राहु केतु आपने कैसे उस पे मतलब अच्छा, लिखा है। हाँ, रोहित हाँ कपूर जी जी। आए नहीं, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली देखिए, राहु केतु को लेके ना दो मत है। एस्ट्रो जैसे होता क्या है, स्कूल्स होते हैं ये एस्ट्रोलॉजी के, ठीक है ना। अभी ठीक। पुरानी साइंस है बहुत, तो इसमें दो मत चलते हैं। जो पहला मत चलता है, मतलब देयर आर स्कूल्स ऑफ आइडियोलॉजी, और जो बहुत फेमस स्कूल है और जो प्रैक्टिकली राइट भी माना जाता है, वो तो यही माना जाता है कि थ्री
और 9 नंबर जो है इनका प्रैक्टिकल, ये कि राहु थर्ड में जो है उच्च का हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी। तो वो जो वो 3993 वाला फार्मूला चलता है, मगर जो दूसरा स्कूल बोलता है वो ये बोलता है कि जो 28 नंबर है, यानी कि दूसरे घर में जो है राहु उच्च का माना जाता है और 8वें घर में केतु उच्च का माना जाता है। तो उस हिसाब से ये एक और दिस इज अ स्कूल ऑफ थॉट, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर 2 और 8 में भी अगर ये प्रिडिक्शन आ रही है, ठीक है ना, मतलब आपको कहीं दिखता है तो आप उसको भी थोड़ा बहुत, मतलब बेटर देन नॉर्मल ऑस्पिशियस जो है उसको मान सकते हैं, बेटर देन नॉर्मल, ठीक है ना, ऑस्पिशियस मान सकते हैं। इट इज नो हार्म टू कंसिडर इट ऑस्पिशियस, बस मैं ये कहना चाह रहा था। ऑस्पिशियस से मेरा मतलब है कि अच्छे फल देगा, इट विल गिव गुड रिजल्ट्स, ठीक है गाइस। तो ये एक एक स्कूल है, ये आप हमेशा दिमाग में रखो, क्योंकि अब बातें होती है तो बातों में बातें निकलती है, तो मैं आपको बताता जाता हूँ। तो अब हम बढ़ने जा रहे थे, कहाँ पे थे, वी वर वेयर, मैं आपको बताने जा रहा था। बिहेवियर। हाँ, आई वाज शेयरिंग अ स्क्रीन ना, जस्ट अ मिनट, एक मिनट रुकिए। कहाँ पे है, लीजिए कम्युनिटी इमेजेस में चले। हाँ, तो मैं आपको ये बताने जा रहा था कि अब आप इमेज देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे मेरा स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है, हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं आपको कहना चाह रहा था कि यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ये जो सारी चीज है ना, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, बट इनमें से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उनको कवर कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको एरीज से कनेक्ट करना शुरू किया था हर चीज को, फिर एरीज के बाद मैं उनके लॉर्ड्स पे आया था। मगर अब कहीं ना कहीं जब आप लेटर आगे बढ़ेंगे इन सारी सिचुएशन को, तो अब ह्यूमंस की बात हो रही है, तो ह्यूमन बॉडी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो मैं आपको साथ साथ ही ना ह्यूमन बॉडी के साथ भी कनेक्ट करना चाहूंगा कि अगर कोई आपसे पूछे कि मेष राशि कहाँ पर है, तो हमेशा बोलना है कि इट बिलोंग्स टू आवर हेड, ठीक है ना। अगर इसी तरह से टॉरस की बात हो, तो अब मान लो टॉरस राशि है किसी को, कोई बंदा मेष लगन का ही है, ठीक है ना। ये कोई मिस्टेक से बाय समबडी इज डूइंग बाय मिस्टेक, और क्या हो गया ये, एनीवेज एनोटेशन हो गई थी किसी से, एनीवेज नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको ये बताने जा रहा था कि बॉडी के पार्ट्स के अंदर भी इनका रोल रहता है, ठीक है ना। अब किसी व्यक्ति को मान लीजिए कल को आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, किसी को अब चेस्ट की बात चली, लंग कैंसर है, तो डेफिनेटली फोर्थ हाउस को फोकस करेंगे करेंगे, चौथी राशि को भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से ये जो है सारे बॉडी पार्ट्स इन राशि के साथ जो है एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको हमेशा याद होने चाहिए, मगर एकदम से याद नहीं होंगे ये धीरे धीरे याद हो जाएंगे। मैं इसके लिए अभी आपको प्रॉपरली एक छोटा सा चैप्टर दूंगा जिसमें आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक पॉइंट आपके लिए और कवर करना था कि मतलब अब ये देखो यहाँ पे इवन तक बॉडी टाइप भी बताया हुआ है। बॉडी टाइप से यहाँ पे मतलब है, कई बार आप बोलते हो ना कि सर इस आदमी की हाइट लंबी है, ये मार्स गवर्नड। अब जनरली आप मार्स गवर्नड या सूरज से सूर्य गवर्नड लोग जो देखोगे उनकी हाइट छोटी होती है, मतलब मीडियम हाइट काइंड ऑफ होती है, ठीक है ना। इसी तरह से उनका बदन गठीला होता है जो मार्स गवर्नड लोग होते हैं। और इसी तरह से अगर आप सैटर्न गवर्नड देखोगे लोग, जैसे कि मिस्टर अमिताभ बच्चन को देख लो, या आप और भी एग्जाम्पल्स लोगे, सैटर्न और शुक्र से गवर्नड जो लोग होंगे वो लंबे होंगे, तो ये उनका बॉडी टाइप है। आप कल को आपसे कोई पूछेगा कुंडली सामने रख के कि भाई साहब ये कुंडली का आदमी दिखता कैसे है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये बॉडी टाइप वाली चीज जो है काम आती है। एक्चुअली देखिए एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बड़ी रेलेवेंट है, हर इन्फॉर्मेशन को हम समझेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपको कल को किसी भी पर्सन के इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, क्या किस तरह का वो व्यक्ति है, क्या उसका कैरेक्टर है, कैसा वो दिखता है, आप मतलब मैं कह सकता हूँ कि 99% तक चीजें जो है प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ये जो एस्ट्रोलॉजी या फिर हॉरोस्कोप का जो चार्ट होता है, जिसे नेटल चार्ट या लगन चार्ट हम बोलते हैं ना, दिस इज जस्ट अ काइंड ऑफ मिरर। ये इतना तक रिफ्लेक्ट कर देता है, इट इज जस्ट इवन तक बिहेवियर। अभी मेरे को अभी बोलूंगा नहीं, अभी मैं आप में से कोई एक थे कोई उन्होंने मेरे सर से इसमें एक चीज पूछना सॉरी, यस यस, कि जैसे इसमें जो राशियां दी हुई हैं, मेष वृष व्हाटएवर, तो जी ये हम जो जैसे हम लोग अपना जब जन्मपत्री देखते हैं,
तो जी उसमें हम तो चंद्र राशि को राशि मानते हैं, तो जी ये जी। लग्न राशि की नहीं, बात हो रही है, लग्न के स्वामी यहाँ पे की, आप या यहाँ फिर पे लगन चंद्र चार्ट की राशि में बात हो जो रही है, लगन चार्ट की बात हो रही है। ये देखिए नॉर्मली मैं जैसे आपको टीवी बताता पे हूँ। अगर हम लोग का जो राशिफल आता है उसमें कहते हैं कि आज का दिन हम्म। इस राशि वालों के लिए जाएगा, तो दे आर टॉकिंग अबाउट चंद्र राशि। यस। और यहाँ पे हम जिस बेसिक क्वालिटी को प्रिडिक्ट करने की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट लग्न में जो राशि है। बिल्कुल, वी आर टॉकिंग अबाउट द गवर्निंग प्लेनेट। उसको लगन लग्न का जो गवर्निंग प्लेनेट होता है लग्न चार्ट के अंदर, आपके जो फर्स्ट हाउस के अंदर जो राशि पड़ी होती है, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, अभी मैं आऊंगा चार्ट के ऊपर। जो राशि चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, अगर हमारे पहले भाव के अंदर जो नंबर पड़ा होता है, यानी कि अब ये याद करो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। फर्स्ट हाउस के अंदर जो भी राशि पड़ी होगी उसको हम बोलते हैं हमारा लग्न साइन, यानी कि हमारा गवर्निंग प्लेनेट। ठीक है ना? तो ये हमेशा आपको याद रखना है, दिस इज अ थंब रूल, यू ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर। और देयर आर 16 काइंड ऑफ चार्ट्स, मगर जब हम इंपॉर्टेंट चार्ट्स की बात करते हैं तो दो चार्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक लगन चार्ट होता है और दूसरा चार्ट होता है नवमांश। नवमांश चार्ट जो होता है, इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, जिसको हम बोलते हैं जीवन यापन का चार्ट, कि आपका जीवन कैसा बीतेगा, उसका एक मेजर चार्ट होता है। और साथ में नवमांश चार्ट धर्म पत्नी का भी माना जाता है, मगर मेजर अगर देखोगे तो सात मतलब वैसे अगर देखोगे स्पाउस तो सप्तांश है, मगर मैं अगर ओवरऑल गृहस्थ लाइफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे तो वहां से भी नवमांश से गृहस्थ जीवन का भी आदमी आदमी का आइडिया लिया जाता है। ठीक है ना? बाकी देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच कॉन्ट्रीब्यूट, वो हम एक एक करके जब प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएंगे तो हम करेंगे, मगर अभी बेसिक रूल ये है कि पहली राशि जो भी पड़ी है फर्स्ट हाउस के अंदर, पहले हाउस के अंदर देखो, हाउस अलग है। आज कोई कंफ्यूज था ग्रुप के ऊपर, ठीक है ना, जो किसी ने नया ज्वाइन किया था, हाउस अलग है, यानी कि 12 भाव बोलते, और 12 भावों के अंदर 12 राशियां होती हैं। और जो राशि, अब आप मुझसे पूछोगे सर पहले भाव में जो राशि पड़ी वो कैसे पड़ी, वो राशि पड़ी कि जिस समय मान लो उत्कर्ष जी का जन्म हो रहा है XYZ समय पे, इस लॉन्गिट्यूड इस लैटिट्यूड के ऊपर, तो उस समय पूरब दिशा के अंदर, जॉडिएक के अंदर ईस्ट ऊपर पूरब होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब बताऊंगा। तो ईस्ट के अंदर यानी कि जो हेड पे राशि चल रही होती है, टॉप पे जो राशि चल रही होती है, उसको जो है हम लग्न राशि बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये भी है, यस मंजोत जी, अभी आ रहा हूँ आपके डाउट, अभी क्लियर करते हैं आपका डाउट। जी सर। सवा दो घंटे का मूवमेंट रहता है, हर सवा दो घंटे बाद लगन चेंज होती है पूरे 24 घंटे में। सवा दो घंटे बाद, सवा दो घंटे बाद, सवा दो घंटे बाद, सवा दो घंटे बाद, ये थंब रूल है, हर सवा दो घंटे बाद लगन चेंज होती है। तो हमेशा ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना? आगे चलते हैं। हाँ मंजोत जी, अब आप अपना क्वेश्चन बताओ। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि जब हम पैदा होते हैं तो वो हाउस कौन सा, तो वो कोई चार्ट होता है जो आप कंसल्ट करते हो? हाँ जी, भाई हमको एक चार्ट होता है। लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स कैसे पता चलेगा? देखिए वो अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसके ऊपर हाँ अभी जी। हम जा नहीं रहे, मगर आजकल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एक बड़ी अच्छी चीज हो गई है। अब जब देखिए, जब मैंने स्टार्ट किया था बहुत पुरानी बात है, उस समय हमारे को पंचांग खोलना पड़ता था, पंचांग खोल के देखना पड़ता था ये बच्चा इस समय पैदा हुआ है। फिर मेरे को ना एक कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करनी पड़ती थी कि IST, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम में से LMT लोकल मीन टाइम माइनस करके, फिर एक जो टाइम निकलता था उस टाइम पर बच्चा कितने बजे वहां पर कौन सा जो है राशि ईस्ट में इस समय चल रही है, वो मुझे पंचांग से देखना पड़ता था। मगर वो अब आपके लिए ओके। प्रॉब्लम, अभी आप डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस डालो, आपके लिए वो हाँ काम सॉफ्टवेयर करके रखेगा, आपको सीधा चार्ट ओके। रेडीमेड करके दे देगा। तो सिंपल है, ठीक है, अभी उसमें नहीं थैंक जाना यू। है अपने को, इट इज वेरी ठीक सिंपल। है। अभी पंचांग को समझो, मगर पंचांग क्या होता है, पंचांग के 5 अंग होते हैं, वो हम करेंगे बात, ठीक है ना? राइट तिथि सर, तिथि थैंक यू। वार करण, वो सब मैं आपको जी। बताऊंगा, तिथि वार करण ये सारी अलग चीजें, मगर ये भी अभी ये पहले काम आती थी जब तक सॉफ्टवेयर नहीं थे, अभी सॉफ्टवेयर आ गया है। मगर हाँ, एज अ एस्ट्रोलॉजर आपको पता होना चाहिए भाई पंचांग क्या होता है। तो पंचांग के ठीक। 5 अंग होते हैं, वो मैं आपको समझा दूंगा। वो कोई राइट सिंपल सर। सिंपल सा 1 लाइन 2 4 लाइन का कंसेप्ट है, आई विल एक्सप्लेन दैट, ठीक है गाइस? ठीक है, थैंक क्या, यू। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताने जा रहा था
थोड़ा सा मेरे को एक बार रिकैप दे दो, मैं बीच में मेरी रिदम टूट जाती है, मैं कहाँ पे था? अच्छा, लगन डायरेक्शन। साइन पे थे। यस, लगन साइन की बात हो रही थी। लगन साइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी एक चार्ट खोल के, ठीक है ना गाइज? तो अब इसके अलावा हमारे को ये भी समझना है कि अब कोई बंदा आया आपको कहता है कि जी देखिए बात ये है कि मेरा जो है मेरा मोटरसाइकिल खो गया है। एक व्यक्ति आपके पास आया, वो कहता है जी मेरा बाइक खो गया सर, मैं क्या करूं? ठीक है ना? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डायरेक्शन दे रखी है, ये देखो ये डायरेक्शन का भी यूज है। अब बाइक खोई है यानी कि वाहन खोया है। जब वाहन को देखना होता है तो चौथे हाउस से देखना होता है। अब ये रूल्स हैं, अभी भाव बाद में आएंगे सारे, जो हाउ कौन से हाउस से क्या देखना होता है वो सब मैंने ऑलरेडी वैसे तो चार्ट शेयर कर रखा है आप लोगों के साथ। मदर की हेल्थ देखनी है, चौथा घर है। वाहन देखना है, किस तरह का बंदे के पास व्हीकल होगा, किसी बंदे का व्हीकल खो गया है, किसी बंदे के घर के व्हीकल चोरी होते ही रहते हैं, तो चौथे घर का मालिक अगर छठे पड़ा है तो उसकी मदर की तबीयत भी खराब रहेगी, उनका इस तरह से व्हीकल्स चोरी होते रहेंगे और कुछ नहीं, प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, तो चौथा घर प्रॉपर्टी का भी होता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और एज वेल एज आपकी पब्लिक रेपुटेशन का भी होता है फोर्थ हाउस, आपकी पब्लिक में इमेज कैसी है। तो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये हम बाद में कनेक्ट करेंगे। मगर किसी की चीज अब खो गई है तो यहाँ पे डायरेक्शन का रोल है, आप सीधा देखोगे हाँ भाई चौथे हाउस में कौन सी राशि बैठी है और कहाँ पर ये जाके इसका जो लॉर्ड है कहाँ बैठा है वो है, वहां से अपन उसको कनेक्ट करेंगे इन चीजों को। मगर बाद की बातें ये सब कैलकुलेशन में काम आएंगी, मगर आपको ये पता होना चाहिए बस, इसलिए आई एम जस्ट टचिंग ऑल द पॉइंट्स। इसके अलावा ये पुराना जो है थोड़ा सा मान लीजिए आपके हेल्थ इश्यूज जो होते हैं जिन लोगों के ना बहुत ज्यादा, जिनकी अब हेल्थ के प्रॉब्लम रहते हैं, जिसमें वात पित्त कफ जो है मेजर आ जाता है, ये आप देखिए लोग, कई लोग होते हैं वो वात के रोगों से होते हैं। इस तरह से टोटल जो है एक सिस्टम है, ये तीन तरह के हमारे को हमारी बॉडी में रोग होते हैं, तो वो किस व्यक्ति को किस तरह का रोग है, ठीक है ना? मेष लगन का व्यक्ति आपको जनरली अगर कोई मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल है, तो वो ज्यादातर माइग्रेन अपना सिर पकड़ के बैठा रहेगा, या फिर ये भी होता है कि मोस्ट होते हैं उनको नजला बड़ा रहता है, माइग्रेन मतलब मैंने देखा जो प्रैक्टिकली ना, ठीक है ना? तो इस तरह से अब आपको तुला लगन के लोग मिलेंगे, वो एलर्जिक मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द तुला पीपल एलर्जिक, एंग्जाइटी बहुत रहता है उनके अंदर, एम्बिशियस होते हैं बेसिकली। तो ये तुला लगन के लोगों के इश्यूज हैं। तो ये सब वात पित्त कफ यहाँ से पता लगता है, ठीक है ना? ये आपको देखने आने चाहिए। इसके अलावा जेंडर्स पता होने चाहिए, जेंडर्स धीरे धीरे पता लगेंगे, जैसे मैंने बोला था आपको फॉर एग्जाम्पल शुक्र क्या है, और फॉर एग्जाम्पल अब अगर मार्स की बात होगी तो मार्स इज अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन मेल। इस तरह जुपिटर की बात होगी तो आपके दिमाग में एक बार पिक्चर आनी चाहिए, एक ब्राह्मण देव आ रहे हैं, मतलब आई एम जस्ट टेलिंग टू विजुअलाइज। अब ये चीजें आपको विजुअलाइज करनी है। अगर मान लो कोई व्यक्ति शिक्षक है, टीचर है, तो डेफिनेटली उसका उसका 11th हाउस यानी कि इनकम के घर में गुरु का कोई ना कोई प्रभाव होगा। गुरु यानी जुपिटर, जुपिटर यानी एजुकेशन इंडस्ट्री से आपको पैसा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट थिंग्स। तो यहाँ पर इस तरह से इनके जो है जेंडर्स भी एक्सप्लेन होते हैं। उसके अलावा मेथड ऑफ राइजिंग का भी बहुत पुराना कंसेप्ट हो गया, ये हमारे काम का नहीं। मोडालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोडालिटी नोट कर लो। स्वभाव ये मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो हमने एक बार फटाफट से जरा कॉपी पेन ले लीजिए, नोट कीजिए, लिखिए। आपने 12 साइन अपने लिखे थे ना, 12 साइन आपने नोट किए थे, 12 राशियां नोट करी थी, हाँ या ना? फटाफट से गिव मी अ लाउड यस, नोट कर रखे? Yes, हाँ sir. जी। यस सर, यस यस ठीक है, सर। उनके आगे यस। लिखो जरा, उनके आगे जरा लिखो। पहला डालना है हमने चर, ठीक है, पहला डालो चर। स्थिर सेकंड नंबर पे, मतलब मेष राशि के आगे डालो चर, वृष के आगे डालो स्थिर, और क्या नाम है इसका, मिथुन के आगे डालो अपना द्वि स्वभाव। ठीक है, द्वि स्वभाव राशियां जो होती हैं जनरली सबसे ज्यादा कंफ्यूज, ये जो दुनिया के जितने कंफ्यूज लोग हैं ना, ये द्वि स्वभाव वाले होते हैं, ठीक है ना? तो इस हिसाब से मेष राशि स्थिर राशि, ठीक है, मेष राशि चर राशि, और सेकंड नंबर राशि जो यानी कि वृष स्थिर राशि। अब क्या करना है, इस फार्मूले को आगे इंप्लीमेंट कर दो। चौथी राशि में फिर से, चौथी राशि में 3 राशि तक तो आपने लगा दिया था ना, चर स्थिर द्वि स्वभाव, उसके बाद चर स्थिर द्वि स्वभाव, चर स्थिर द्वि स्वभाव, रिपीट करते जाओ, नीचे तक चले जाओ, नीचे तक 12वीं राशि तक चले जाओ, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, यही इनका स्वभाव है। इनको ऐसे ही याद रखना है, मगर ये पता होना बहुत जरूरी है। अब आप पूछोगे सर क्यों जरूरी है, तो मैं वो भी बता देता हूँ पता होना क्यों जरूरी है। इसका पता होना इसलिए जरूरी है कि एक तो आपको ये पता लगे कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। स्वभाव लिखा है, ये देखो यहाँ पर, ये देखो जरा, यहाँ पे मोडालिटी स्वभाव लिखा है। स्वभाव से मतलब है कि अब कई लोग हैं जो कि
टिकते ही नहीं है। लोग अक्सर बोल देते हैं ये टिकता नहीं है यार, इसका टिकाव नहीं है, घूमता रहता है घूमता रहता है। देयर आर पीपल हु अर्न थ्रू ट्रैवलिंग, और देयर आर वीलॉगर्स, आजकल वीलॉगर्स हैं, और देयर आर पीपल हु आर टेकिंग देयर अपना हार्ले डेविडसन ली, पूरे पूरे दिन निकल गए और कहीं से कहीं, कहीं से कहीं पूरा पूरा इंडिया का टूर मारा है, ऐसे ऐसे लोग बैठे। तो ये होते हैं चर चर स्वभाव के, यानी कि मूविंग प्लेनेट, मूविंग पीपल, ठीक है ना। अब इसी तरह से स्थिर स्वभाव के लोग भी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कहीं घूमना पसंद नहीं है, खासकर हमारे जैसे डिजिटल मार्केटर फॉर एग्जाम्पल। वो रूम में बैठ के अपना काम करना पसंद करते हैं, लीड्स जनरेट करनी है वहां पे बैठ के कर दी, ठीक है ना, कैंपेन्स रन करने हैं वहां पे बैठ के करती है। मतलब अब ये स्थिर राशि, चर राशि, ये डिफरेंस, मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। द्वि स्वभाव लोग होते हैं, द्वि स्वभाव राशि के लोग वो होते हैं कि जो कि दोनों जोन्स के अंदर कंफर्टेबल है। अब कई लोग आपके पास आएंगे, आपसे प्रैक्टिकली ये पूछेंगे, सर मेरे को कनाडा जाना है या किसी भी फॉरेन लैंड पे जाना है, विल आई गेट सक्सेस? तुरंत देखो, तुरंत क्या देखना है कि ये बंदा कौन से साइन का है भाई। अगर ये स्थिर साइन का है तो इसका मतलब ये जाएगा तो सही, जाके वापस आएगा, इसको चैन नहीं पड़ना वहां पे। कोई चर साइन का है तो ये कनाडा जाएगा, कनाडा से आगे हो सकता है कि और किसी कंट्री में निकल जाए। या निशा टेल में। सर ये हम मतलब नेचर पता लगती है कि या किस तरह, यस, नहीं मतलब नेचर ऑफ द पर्सन के वो फील्ड में किस तरह अपना एजुकेशन या करियर वाइज किस तरह है, उसमें पता लगता है हमें। ये इस चीज को आप यूज कैसे भी कर सकते हो, यूज आप इसको कैसे भी कर सकते हो, मगर मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये बेसिकली नेचर की बात कर रहा हूँ कि इस व्यक्ति का नेचर कैसा है, ठीक है ना। नेचर से मेरा मतलब है कि मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब हमारे सामने आते हैं ना, जब हम कुंडली खोल के बैठे होते हैं, अब मान लो किसी ने आपने पूछ लिया कि फॉरेन लैंड पे जाएगा नहीं जाएगा, तो स्थिर स्वभाव का आदमी, अब इसी तरह द्वि स्वभाव के लोग हैं, वो कंफर्टेबल है, वो कहते हैं अपने देश में भी कंफर्टेबल है, बाहर भेजोगे बाहर भी कंफर्टेबल है, ऐसे भी लोग होते हैं। यू नो दे आर लीस्ट बॉदर्ड, आप उनको जहां मर्जी भेज दो। तो पीपल हु कैन एडजस्ट वेरी कंपैटिबल, उनकी कंपैटिबिलिटी होती है, कहीं पे भी जाके किसी भी क्लाइंट से जाके हो जाते हैं एडजस्ट। या निराकार टेल मी। सर जेंडर में ऑड और इवन का मतलब क्या है? जेंडर में इतना कोई मेजर बात नहीं है, ऑड इवन सिर्फ इसलिए इनके नंबर्स पे लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। मतलब एरीज पहले ओके नंबर पे सर, आता है तो ऑड है, सेकंड नंबर पे आता है तो इवन है, और कुछ नहीं। और कुछ ओके नहीं है ओके। एक्चुअली, ये कंफ्यूज करते हैं ये लोग ज्यादा ना। स्पेशली मैं जो देखो, मैं जिसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा ना, उसके बारे में मतलब आप सोचो कि मैं एक्चुअली मैं कुछ भी इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट इग्नोरिंग एनीथिंग, बट आई एम गिविंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आएगी प्रिडिक्शन में। मैंने आपको पहले ही बोला था कि मैं बिल्कुल किताबों के हिसाब से नहीं चलूंगा। मैं बुक खोल ही कहाँ रहा हूँ, आप बताओ ना, मैंने कहाँ किताब खोली है? मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे सारे लाइव कर रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू एवरीथिंग लाइव। तो बुक नहीं खोलेंगे, सिंपल वो उसको यूज करेंगे जो आपको कल को, एक कहते हैं ना, आपको जब प्रिडिक्शन देने बैठो तो यू कैन हेल्प पीपल अराउंड, बस मेरा मकसद वो है। तो गाइस क्लियर है यहाँ तक की बात? तो सर हम ये भी yes, कह सकते हैं जैसे अगर डिसीजन मेकिंग में हम एक लेते हैं एस्पेक्ट हाँ की डिसीजन बिल्कुल, मेकिंग है, तो हम ये बिल्कुल कह बिल्कुल। सकते हैं कि वृष राशि वाले बहुत मतलब अच्छा डिसीजन लेते हैं या वो बहुत स्टिक रहते हैं अपने उस पे डिसीजंस पे। आप और ये, अगर मिथुन का यस होगा यस, वो बिल्कुल वो बिल्कुल, मिथुन का होगा वो कभी भी यस नो रहेगा। यस, ये होता ठीक है। है सर। हाँ अब यहाँ पर ये होता है, जब डिसीजन की बात करोगे तो अब ये मूवेबल वाले वाले होते हैं, ये होते हैं आया राम गया राम, जो सामने आया उसके हो गए, ये उस तरह के होते हैं, ठीक है ना। और ये जो डुअल साइन वाले होते हैं ये कंफ्यूज रहते हैं कि मैं इसकी तरफ जाऊं या उसकी तरफ जाऊं, इसकी तरफ जाऊं उसकी तरफ जाऊं। और जो स्थिर वाले होते हैं ये जिद्दी होते हैं, इन्होंने जो डिसीजन ले लिया, इनका दिमाग पूरा, कहते हैं ना। अब आप वृष राशि की बात करो, वृष का अब देखो ना, जानवर कौन सा है वहां पे, बैल है। बैल बिल्कुल जिद्दी है भाई। बैल मतलब अगर आप वैसे देखो स्टबन होता है, स्टबन, ठीक है ना। तो ये नेचर है, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट गाइस? कोई डाउट? yes, yes, नो। क्लियर है ना सब कुछ? yes, यस, यस। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मॉडलिटीज मैंने आपको सारी क्लियर करवा दी, ठीक है। हाँ, ये हमने लिख लिया है मॉडलिटीज सीधा। चर, स्थिर, द्विस्वभाव, उसके बाद रिपीट मार दो नीचे तक, ये आपका फार्मूला खत्म यहीं पे, ठीक है। और इसके अलावा मिनरल्स अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। स्ट्रेंथ, हाँ स्ट्रेंथ कभी कभी इम्पोर्टेंट है। ये देखो, ये स्ट्रेंथ यहाँ पे क्यों बताई जा रही है? ये स्ट्रेंथ यहाँ पे ये बताई जा रही है कि नाइट 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 नाइट, डे डे डे।
आप लोगों में से कितने लोग हैं जो कई बार उठ के कहते हैं कि यार मेरे को तो भाई जो काम देना है ना, रात को जितना मर्जी काम करा लो। पीपल आर देयर, मुझे रात को तो मेरे जितना साथ ऐसा मर्जी। यस और पीपल आर देयर जो मुझे कहते हैं कि यार अब आज का ही एग्जांपल ले लो, सुबह सुबह उठने वाले कितने लोग थे, ठीक है ना। अब जो रात को काम करते हैं, जो रात को करते हैं, उनकी एनर्जीज, इसको बोलते हैं माइंड वेव। किसी की ब्रेन वेव रादर, ब्रेन वेव आती है रात को, तो रात को लट्टू की तरह उठ जाते हैं और ऐसे फटाफट से काम कर रहे होते हैं। अब ए आर रहमान है, वो रात को ही सारा म्यूजिक बनाता है, वो बैठता ही रात को है। तो अब हर एक बंदे की अपनी अपनी वो ब्रेन वेव आती है इस समय। हर ये दिन में होता है, आप अक्सर देखोगे, ठीक है ना। मेरा दिमाग जो चलता रहता है सारा दिन, मेरा भी एक्चुअली रात को चलता रहता है, मगर मेरे को ये है कि मेरे साथ जो सारा सिचुएशनल रहता है कि मेरे पास वर्कलोड बहुत है, तो मेरा ये कि ठीक है 2-3 घंटे 4 घंटे जितने मिले चलते चलते सो लिया, ऐसा रहता है। तो एनीवेज नेवरदलेस ये सारी सिचुएशंस हैं, ये आपको समझनी है। कल को आप जब प्रेडिक्शन दोगे, तो ये सब सर जो जो कुंडली में पहला वाला घर जिसको हम लगन कहते हैं, उधर से देखते हैं। ये सब उधर से एक चीज से पता चल जाता है। हाँ अभी आपको मैं लेके चलता हूँ। ये मेरे से किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था, ओके तो ओके। यहाँ पे ये क्या है, ये एक बार, एक तो ये पहले तो ये समझा देता हूँ। ये निशा को भी डाउट था पिछली बार, एक दो लोगों ने और भी पूछा था। दिख रहा है आप लोगों को, मेरी स्क्रीन दिख रही है, यस सर। देख रहे हो। ये जो है यस। ये फ्लो है, ये फ्लो है। किसी ने मेरे से पूछा था कि चार्ट्स कैसे मूव करते हैं। चार्ट्स ऐसे मूव करते हैं, ये देखो ये पहला हाउस है, ये वाला फर्स्ट हाउस है। उसके बाद फर्स्ट साइन के बाद ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये मूवमेंट है, ये हाउसेस की मूवमेंट है, ठीक है ना। ये आपको पता होनी बहुत जरूरी है। 12 राशि है और ये हाउसेस की मूवमेंट है, ये इस तरह से एग्जैक्टली मूव करता है। ये हमारा इंडियन सिस्टम है, ठीक है ना। इसके अलावा अब चलते हैं हम लोग एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही थी, मैं आपको ये और दिखा देता हूँ। ये हो रही थी चंद्र राशि की बात, जो आप लोग बात कर रहे थे, जो अभी उत्कर्ष जी ने पॉइंट उठाया था। ये है चंद्र राशि जो नाम निकालते हैं ना हम लोग, एग्जैक्टली वो इसी तरह से देखा जाता है। जिस आदमी के किसी भी घर में और जिस राशि के ऊपर चंद्रमा पड़ा हुआ है जन्म कुंडली में, यानी कि लगन चार्ट के अंदर, ओके, लगन चार्ट के अंदर चंद्रमा जहां पर भी पड़ा हुआ है, किसी भी भाव में हो सकता है, वो किसी भी राशि में हो सकता है, ठीक है ना। तो उस आपको इन नामों का उपयोग करना है। ये सारे चार्ट्स आपको दे दिए जाएंगे, ये आपके टेबल पे लगे होने चाहिए जब आप अभी, बिकॉज नए एस्ट्रोलॉजर हैं सारे, तो आप लोग इसको अपने पास अपना टेबल पे नीचे यू कैन प्लेस अंडर द ग्लास। ये सारे चार्ट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, क्योंकि एकदम से आपको याद नहीं होगा, फिर कंफ्यूजन होगा। तो कंफ्यूजन ना हो, इससे बेटर है कि सब कुछ अपने पास नोट्स बना के रखते जाओ। ये सब आपकी आप ही के लिए सब आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना। एंड मैं आपको सर एक बार ये दोबारा रिपीट कर दो, नाम कैसे लिखते रखते हैं चंद्र राशि। हाँ हाँ मैं बताता एक बार दोबारा हूँ, रिपीट कर दो आप। लाइव बताता हूँ। एक मिनट रुको, चार्ट पे लेके जाता हूँ, आराम से बताता हूँ। एक चार्ट, ओके। जस्ट अ मिनट। हाँ क्या ये किसका किसका खोले, बोलो कोई, हम कोई सेलिब्रिटी बताओ, किसका खुलवाना चाहते हो। सुशील, सुशील को देखे, सुशील रेसलर आजकल अंदर है। ठीक है जी, ये इस तरह से चार्ट्स खुल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे श्री सुशील कुमार जी की जैसे कुंडली आई है। तो मैडम ये अब ये कोई भी XYZ चार्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो मून कहाँ पे है, ये लगन चार्ट है, यहाँ पे देखो मून कहाँ पे है, मून 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 मून, 8th मून है हाउस में। चौथे घर में, चौथे घर में 8th 8वीं हाउस। राशि के साथ। इसका मतलब इस बंदे की राशि क्या हुई, वृश्चिक राशि हुई। 8वीं वृश्चिक, स्कॉर्पियो। ये सिंपल सा हो गया। और इसका देखो सैटर्न उच्च का है। अब ये देखो इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन कैसे है, शनि उच्च का है थर्ड हाउस में। मैंने आपको बोला था थर्ड हाउस होता है हमेशा स्पोर्ट्स का, हाथ का। सचिन तेंदुलकर का जैसे थर्ड हाउस में पावरफुल उच्च का ग्रह है, तो ये देखो इसके भी थर्ड हाउस में क्या पड़ा हुआ है, उच्च का प्लेनेट, शनि उच्च का पड़ा हुआ है। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग। हाँ अब ये मैं नहीं बोल रहा है, ये मैंने जाके ग्रह नहीं रखा है,
ये आप लोग, मैंने तो सेलिब्रिटी का नाम लिया, आप उससे देखो कि केस स्टडी करो कि कैसे हो रहा है ये सब कुछ, सर ठीक है ना? 3 तो राइट साइड वाला नहीं है जिसपे वीनस और राहु है, उसमें बेटा 3 लिखा हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट थर्ड हाउस। थर्ड हाउस यही है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो। ये थर्ड हाउस है, और थर्ड हाउस के अंदर मूवमेंट ये के जो नंबर अकॉर्डिंग। लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है 7th राशि। ओके, क्लियर हुआ? नहीं, हो गया। तो वो फ्लो चार्ट एक बार मूवमेंट दोबारा के बताएंगे तो अकॉर्डिंग। बेटर रहेगा उन। ठीक है, मैं वो बताता हूँ, जैसे फ्लो मूव कर रहे हैं ना प्लैनेट, पहले इधर नो बताता हूँ, हाउसेस बताता हूँ, बताता हूँ। हिसाब से। फिर से देखते हैं। देखो निशा, हम्म, देखो दो चीजें, दो कंसेप्ट हैं। एक होता है हाउसेस, एक होती है राशियां, ठीक है? ठीक क्लियर है। यहाँ तक बात? हाँ जी। अब जब कोई भी चार्ट देख, आप कोई भी चार्ट देखते हो तो उस चार्ट के अंदर ये जो पहला यहाँ पे नंबर 1 लिखा है ना, ये पहला घर हम्म, है, ठीक है? अब ये फ्लो है, इसी तरह से ये दूसरा घर है, ठीक है? ये तीसरा घर है, ठीक है? मगर आप एक बात देखो कि उस सुशील कुमार की कुंडली में तीसरे घर के अंदर राशि कौन सी पड़ी थी, या चौथे घर के अंदर कौन सी पड़ी थी? यहाँ पे 8वीं राशि पड़ी थी, यहाँ पे 7वीं राशि पड़ी थी, तो शनि उसका था। मतलब थर्ड हाउस के अंदर उसके 7वीं राशि पड़ी थी। 7th इज द राशि, जो नंबर होता है वो राशि होती है। क्लियर हुई बात या नहीं निशा? अभी तक बताओ। मतलब जो हाउसेस हैं वो ऐसे ही हर राशि में, कोई भी नहीं, सॉरी, कोई भी आप चार्ट लोगे, कोई भी लगन का चार्ट लोगे, उसमें हाउसेस ऐसे ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू, मतलब जो भी बंदे की डेट ऑफ बर्थ होगी उस हिसाब से उसकी राशियां चेंज होंगी, हाउस यही रहेंगे। बिल्कुल, किसी को भी हक है, कोई कोई भी व्यक्ति किसी भी राशि में पैदा हो सकता है, यानी कि किसी भी गवर्निंग प्लेनेट के साथ पैदा हो सकता है, ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है ना? तो तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि जो 1 है वो 1 पे ही नहीं आएगा, है, नहीं ऐसा वो 2 और आ भी सकता है, ये भी कोई जरूरी आ नहीं है भी नहीं आ सकता है, सकता। आ भी सकता है, आ भी सकता है। यू नेवर नो, यू नेवर नो। अगर उस समय ऊपर मेष राशि चल रही होगी जोडिक में, तो वो मेष राशि के लोग हो जाएंगे। मेष लगन के मतलब, देखो, राशि और लगन एक हो सकते हैं, राशि और लगन जो है वो एक हो सकते हैं, ठीक है? मगर हम्म, अभी ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना। इवन तक सन हम्म, साइन भी हो सकता है एक आदमी का, ठीक है ना? मगर ज्यादा अभी उसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? जैसे कि ठीक है मेरा सर। मेरा 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 अगर आप लगन लगन साइन देखोगे तो वो और मेरा जो सन साइन है वो दोनों एक है, ठीक है ना? अगर अब मैं सन साइन जो है मेरा, जो वेस्टर्न तरीके से आता है मंथली बेस पे, उसको देखता हूँ तो मेरा जो, क्योंकि लगन साइन भी वो सेम ही है, तो मुझे बहुत सूट करता है वो। इवेंचुअल है, किस्मत की बात है, ठीक है ना? मगर ठीक है सर। वो जनरल वाला, वो दैट इज नॉट मेड फॉर एवरीवन। ओके, क्लियर होगी बात निशा यहाँ तक? हाँ बिल्कुल जी कोई सर, हाँ डाउट जी, तो हाँ नहीं? जी। नहीं सर। ये घर है, ये हाउस है, ये हाउस है, इनको भाव बोलते हैं। भाव यानी कि हाउसेस, 12 हाउसेस होते हैं और 12 ही राशियां होती है, मगर राशि को फ्रीडम है। हाउस तो हमेशा यही रहेगा, पहला नंबर हाउस तो पहला नंबर हाउस ही रहेगा, मगर राशि को फ्रीडम है, राशि कहीं पे भी बैठ सकती है, ठीक है ना? कोई सी भी राशि कहीं पे भी बैठेगी। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर। चलो, तो मनजोत जी, आपका डाउट भी क्लियर हो गया? हाँ जी, मुझे वो एक बार और वो बताना था कि नाम हाँ कैसे लिखते हैं, नाम ना, कैसे रखते हैं। अब देखो, आपने सुशील कुमार की देखी थी ना अभी? हाँ जी। सुशील कुमार की वृश्चिक राशि थी, ठीक है? हाँ जी। वृश्चिक राशि के अब बच्चे जो हैं उनका नाम क्या होना चाहिए? लो, ये सॉरी, तो, ता, ती, तू, ते, तो, इन शब्दों से होना चाहिए, मगर उसका हाँ हाँ। नाम सुशील कुमार सू से रखा हुआ है, इसलिए गड़बड़ होगी सारी। मतलब ये तो आई एम जस्ट किडिंग, बट आई जस्ट मीन टू से कि नाम ऐसे रखते हैं, ठीक है ना? अरे हाय, वैसे मेरे मम्मी पापा ने भी नाम गलत रखा फिर मेरा। सारे आधे, कम से कम 100 करोड़ मम्मी पापा ने गलत रखा हुआ है, कोई दिक्कत तो हर किसी का अलग होता है ना सर, हाँ। कैसे लगता है। नहीं। जैसे हम लोग, एक्चुअली आई एम सही, फ्रॉम सिख रिलीजन, तो हमारे तो वो कुछ देखा ही नहीं हमारा उन्होंने, बस देखते ऐसे ही नाम नहीं आया है था, ये सब, नहीं देखते। हाँ। एंड हाँ, टाइम पे पता ही नहीं चलता ये सब। देखो हमारे भाई, तो वाक निकला तो उसके हिसाब से नाम रख दिया। वाक के हिसाब से रखते हैं, हाँ जी या। हाँ। को रखे सही है, मार सके ना कोई, ज्यादा नहीं टेंशन लेना है, ठीक है ना? एस्ट्रोलॉजी लोगों को डराने के लिए नहीं है, लोगों को हेल्प करने के लिए। हमें तो उस हिसाब से चीजों को समझना है आगे, ठीक है तो ना? नहीं भी रखा माँ पेरेंट्स नाम, तो अपन लोग तो जी रहे हैं ना आराम से। भव्य सर, एक क्वेश्चन पूछना है मुझे यहाँ पे।
ऐसे बोलते हैं कि जो आपका लाइक नाम जो आप ज्यादा यूज करते हो, जो आप बोलते हो, आपका जो फिर राशि होती है वो मतलब उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, लाइक उसके अकॉर्डिंग ज्यादा देखते हैं। तो जैसे मेरा नाम है, जो मेरा बर्थ नेम है, वो मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम अंजलि रखा है, तो मेरी जो बर्थ सन साइन है वो मेरा मीन पाइसिस है। तो मतलब मेरे को जो अगर अपना देखना चाहिए वो पाइसेस के अकॉर्डिंग ज्यादा जाना चाहिए, या फिर अगर मैं अंजलि के हिसाब से देखूंगी तो मेष आता है। तो किस पे ज्यादा मतलब मेरे को जाना चाहिए, जिस पे मैं देखो, देख सकती ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। आपको ना मून साइन देखना चाहिए, ना सन साइन देखना चाहिए, ठीक है ना। वो आप छोड़ दीजिए, मत देखिए। क्योंकि ये सब जो है, अ, मतलब इससे एक्चुअली इतनी एग्जैक्ट जो है चीजें निकल के नहीं आ पाती हैं। ये एक जनरल, कहते हैं ना, दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, बस इतना कह सकते हैं। बिकॉज इसका यूज पता है कहाँ पे है? अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछोगे तो वो यूज यहाँ पे है कि 2.25 दिन की मूवमेंट होती है, ठीक है ना, चंद्रमा की। ठीक है। हूँ। तो अब चंद्रमा जो है इस समय, अगर आपका कहाँ पर चल रहा है, मान लो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इवेंट बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मान लो अब मैंने कोई एक स्पेसिफिक एग्जाम देना है और मुझे वहाँ पे चॉइस है कि मैं ये इस एग्जाम को मंथ में इन इन ब्ला ब्ला डेट्स पे दे सकता हूँ। तो आई कैन चूज माई बेस्ट डे विद द हेल्प ऑफ चंद्रमा। ओके, क्योंकि चंद्रमा जो है हर 2.25 दिन बाद अपनी राशि बदलता हुआ पूरी कुंडली के अंदर घूमता है 30 दिनों के अंदर, ठीक है ना। वहां पर ये चीज हेल्प करती है। मगर भविष्य देखने के लिए ये चीज प्रैक्टिकली लोग देख लेते हैं, वो एक साइकोलॉजिकल बात है। तो वो ठीक है, बट मेरे को लगता है वो इतनी एक्यूरेट वो चीज बैठती नहीं है। वो कभी कभी सही बैठ भी जाती है, कभी कभी नहीं भी बैठती हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तो आदमियों को, ह्यूमन बींग्स को अपना अक्षर एग्जैक्ट पता ही नहीं होता। और अगर आप बोल रहे हो जैसे आपका केस है कि मेष राशि है वैसे तो, और वैसे अगर आप मीन देखो या क्या देखो, अगर उस केस की अगर पर्टिकुलर बात करते हो तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि आप मीन को ही प्रेफर करो, ठीक है ना। ये नहीं होता कि प्रचलित नाम के हिसाब से देखने लग जाओ, कोई मजाक थोड़ना चल रहा है। इट इज दिस इज अ साइंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। पंडित जी हैं, लेडीज जान खा जाती हैं पूछ पूछ के, एक बात को 4 बार वो कहते हैं भाई ठीक है जाओ देखना देख। दिस इज हाउ एग्जैक्टली हैपेंस। तो आप वो कह देते हैं आप प्रचलित नाम से देख लीजिए, बट एज अ प्रिंसिपल पूछोगी, प्रिंसिपल यही है। अगर आपकी राशि मीन है तो आपको मीन देखना चाहिए। अगर आप सन साइन से देखते हो तो आप किस महीने से किस महीने के बीच में, जो किन डेट्स के बीच में पैदा हुई हो, तो वो सन साइन को रेफर कर सकते हो। और अगर आपको और एग्जैक्ट उतरना है तो आप अपने लगन चार्ट को देखो, और लगन चार्ट के अंदर ये देखो कि ट्रांजिट कहाँ पे है। ट्रांजिट यानी कि गोचर। अब गोचर एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर, देख लीजिए। बताऊं थोड़ा सा, हिंट कर दूं क्या होता है? प्लीज। देखिए, कल उदय सिंह जी ने पता नहीं परसों लास्ट क्लास में मुझसे पूछा था कि सर कैसे देखते हैं हमारी कुंडली, तो सारी जिंदगी जो बन गई हम तो उस हिसाब से रहेंगे। अब आप इस बात को समझिए, ठीक है ना। आपका, आप जब पैदा हुए आपका ब्लड ग्रुप जो है वो तो सारी जिंदगी वही रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा आपको कोई प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, वो उसको और एंटीबॉडीज अच्छी डेवलप हो जाएंगी, इस तरह की चीजें होती हैं। मगर अब इस चीज को ऐसे समझिए कि हमारे सिचुएशन के अंदर हम कैसे देखते हैं। हमारे सिचुएशन में यहाँ पर दो वेरिएबल्स और इंक्लूड हो जाते हैं। एक होता है ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब जब आप पैदा हुए थे तो जुपिटर आपकी कुंडली में जहाँ पे था वो तो आपको दिखा रहा है वो, मगर जुपिटर आज की डेट में कहाँ घूम रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जुपिटर कहाँ घूम रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी राशि में। अब जुपिटर जब घूमता है, चलता है धीरे धीरे, तो मतलब आप कह लो कि अगर एक चक्कर वो पूरा करता है पूरा अर्थ का, तो उसको लगभग लगभग 24 से 1 साल, 22 से 24 साल के बीच में लग जाता है, कि बीच बीच में रुकता है, वक्री होता है, ठीक है ना। वो भी और उसकी कंडीशन है 13 13 महीने, 13 मंथ का पीरियड। इतना बड़ा ग्रह है, अर्थ से भी वो 13 टाइम्स बड़ा ग्रह है। इसी तरह से शनि जो है हमारे से 25 गुना बड़ा है, सैटर्न, ठीक है ना। वो और धीरे चलता है और धीरे चलता है। अब अभी जिस समय शनि इस समय जैसे मकर राशि में चल रहा है, ठीक है ना, बड़ा अच्छी बात है। 30 साल बाद, 30 साल बाद, आफ्टर 30 ईयर्स, शनि फिर से मकर राशि में आया है। अब ये जो मकर और कुंभ को अगले मतलब 5 साल के अंदर ऐसा, मतलब उनको कहते हैं ना, उनको इतना धन धान्य से भर के जाने वाला है जिनके कर्म अच्छे हैं जिन लोगों के। तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिट। कि आज की डेट में अगर आप अब इस समय शनि जिन लोगों की कुंडली में अच्छा है, उनको अच्छे फल देता है, उनके साथ उनको सूट करता है,
तो उनके लिए इस समय बड़े मेजर अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं अगले 5-6 सालों में। उनकी तो समझ लो कि एक तरह से इट इज जस्ट काइंड ऑफ लॉटरी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कहते हैं ना, कई बार कहते हैं भगवान देता है छप्पर फाड़ के देता है। वो छप्पर फटना इसी को बोलते हैं कि जब इस तरह के बड़े ग्रह जो होते हैं वो आते हैं। तो अब जैसे मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, छप्पर फटना किसे कहते हैं। आप छोटे छोटे यूट्यूबर्स देखो, आशीष चंचलानी, भुवन बाम, ठीक है, गौरव चौधरी, मतलब आज छोटे नहीं है, बट व्हेन दे स्टार्टेड देयर जर्नी, तो उनके जो जो उस समय मेजर प्लैनेट्स थे, उन्होंने क्या मूवमेंट लिया है, उनके उनकी कुंडली में जो राहु और बुध का जो रोल था वो ऐसा जबरदस्त उसने प्ले किया कि 3-3 साल में, 2-2 साल के अंदर ये लोग बने। अमित बडाना, कैरी मिनाती, यंग पीपल, दे आर डूइंग मार्वलस जॉब। ओके गाइस, इसी तरह से 22-23 साल की वो काइली जेनर, ठीक है ना। अब ये लोग है, ये छोटे प्लेनेट्स से, क्योंकि ये तेजी से बने हैं। रितेश अग्रवाल, ओयो का सीईओ जो है, 22 साल का लड़का है सर, ठीक है ना, छोटी एज में। ये 23 साल का था आपका मार्क जुकरबर्ग, जब इसको व्हेन ही गॉट द स्ट्रेंथ। इसी तरह से एलन मस्क एट द एज ऑफ 40 बिलियनर बना है। तो आप इन केसेस को समझिए। तो ये होता है, मतलब कहते हैं ना, जब कोई ग्रह आता है तो एकदम से देता है। और आज तक 40 साल का तो वो अब फेमस हुआ है, टेस्ला तो अब फेमस हुई है, उससे पहले बीएमडब्ल्यू और इनको टक्कर देना ही मुश्किल था, जो बीएमडब्ल्यू के अलावा जो और जो मर्सिडीज वगैरह है और फोर्ड वगैरह है। मगर टेस्ला हैज कम अप विद द न्यू थिंग्स। तो अब वही बात है कि उसका जो इतना फोकस था, उसने काम किया प्लैनेट्स एज वर्क फॉर्म। अब ये बड़े प्लैनेट्स जो होते हैं, ये इतना, मतलब व्हेन दे स्टार्टेड गिविंग यू, तो इतना देते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये ट्रांजिट का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। इसको बोलते हैं गोचर। तो हर ग्रह जो है, हर प्लेनेट जो है, वो गोचर के अंदर मूव कर रहा होता है। और वो हमें पता होना चाहिए, जब हम किसी की कुंडली देखते हैं, हमें पता होना चाहिए कि भाई इस व्यक्ति के इस समय जो ट्रांजिट में जो प्लेनेट है वो कहाँ चल रहा है, तो उसको आप डेट सर ये देना। देखना नहीं आता, मतलब ये कैसे देखते हैं? वो बड़ा सिंपल सा तरीका है सचिन जी। आप एस्ट्रो सेज आपके पास फॉर एग्जांपल, अभी तो हमारी ऐप अभी आई नहीं, नहीं तो मैं आपको बोलता हूँ हमारी ऐप खोलो, नहीं तो एस्ट्रो सेज खोलो। एस्ट्रो सेज पे जाओ, एस्ट्रो सेज पे जाकर मतलब मैं आपको एक बार लाइव दिखा दूंगा, 1 मिनट रुको, एक छोटा सा एक लाइव दिखा देता हूँ यहीं पे। एक सर सर अभी हमारी कन्वर्सेशन में हम लोग ये बोल रहे थे शनि अगर अच्छा है तो ये एक्सॉल्टेड डेबिलिटेड उसी मेथड से दिखेंगे ना सर? बिल्कुल, कैसे अच्छा है? बिल्कुल, वही वही मेथड सब। अब जो जितना बता दिया, इसके बाद कोई रिपीटेशन नहीं है। बस इतना इतना याद रख लो, इतना इतना दिमाग में बता लो, इतना बहुत है। बाकी सब फालतू का कहते हैं वो, इन द सेंस फालतू नहीं बोलूंगा, बट इन द सेंस कि अभी वो चीजें विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी अब आपके लिए काम की नहीं रही है, ठीक है ना। तो 25 साल पहले, 30 साल पहले चीजें अलग थी, ठीक है ना, तो सिचुएशन वर डिफरेंट, अभी अलग है। तो इस हिसाब से सर हाँ जी, बोलिए। सर एक और डाउट है, शायद मैं फिर भूल जाऊं। तो ये हाउसेस की बात हम लोग कर रहे थे सर, 12 घर हम लोगों ने देखा, तो मेरा एक सवाल ये था सर, घर के अलावा मतलब कोई सी ऐसी राशि है, मतलब ये इसकी इसके मतलब इसका ओन घर है, तो कभी कभी हम सुनते हैं ना, तो वो कैसे होता है सर? मतलब 12 राशि है ना, हाँ, 12 राशि में जो घर के हिसाब से इंडिविजुअल दिस प्लैनेट इज फेवरेबल हियर, वो कैसे हम लोग मतलब करते कैसे हैं? बोलते हैं, अब मान लो जैसे वीनस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ वीनस का। अब वीनस मान लो किसी भी चार्ट के अंदर, एक्स वाई जेड चार्ट के अंदर, अगर 7th नंबर राशि में बैठता है, ठीक है, या फिर सेकंड नंबर राशि में बैठता है। वीनस का नंबर क्या था, 27 नंबर था, बताया था ना। किसका लॉर्ड है वीनस? दूसरा नंबर राशि और 7 नंबर राशि का लॉर्ड है, बताया था आपको, ये बात याद है? एम आई राइट? जी जी सर। ठीक है। तो या जब वीनस जो है किसी भी चार्ट के अंदर 2 नंबर राशि में बैठेगा या 7वीं नंबर राशि में बैठेगा, तो ये बोला जाएगा कि ये अपने ही घर में बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है। तो इट गेट्स द पावर, यहाँ पर इसको बल मिल जाता है। इसको बोलते हैं भाव बल। 6 तरह के बल होते हैं, दिग बल और भाव बल बड़ा नेट मेजर होते हैं। तो ये इसको भाव बल बोलते हैं, भाव बल भी बोलते हैं, कई लोग इसको राशि बल भी बोल देते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से समझ लीजिए। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? यस सर। अब मैंने ये कोई एक एक्स वाई जेड कुंडली इस समय खोल दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिख नहीं रहा, दिखेगा, आई डोंट नो आपको। या लेट मी ट्राई, 1 मिनट, लेट मी स्टॉप शेयर माय स्क्रीन ना, फिर आपको अच्छे से दिखेगा।
एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हो, ये ऊपर का जो सारा एरिया देख रहे हो ना, आपको दिख रहा है ना, ये मैंने एक कोई XYZ कुंडली खोली है, ठीक है। जी अगर सर, मैं अब जी सर। इसके अंदर एग्जैक्टली थोड़ा सा मूवमेंट करूंगा इस तरह से, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे मेरे को ट्रांजिट का एक चार्ट दिखेगा। एग्जैक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ, ये थोड़ा मैं यहाँ पे मूवमेंट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मेरे को ट्रांजिट का चार्ट मेरे सामने आ गया, देख लीजिए, सो ठीक है। अब मैं इस चार्ट को जब खोलूंगा तो मुझे ये दिखा देगा ट्रांजिट के अंदर कि इस कुंडली के अंदर, ये जो मैंने कुंडली खोली है, ये एक मेरा क्लाइंट है, ठीक है, मिस संध्या इनका नाम है। इनकी कुंडली में जब ये ट्रांजिट का बटन दबाऊंगा तो इस समय कौन सा ग्रह कहाँ पर चल रहा है, ये वो मेरे को बता देगा। तो इट इज वेरी इजी, ये एप्लीकेशन के अंदर होता है, ये सॉफ्टवेयर का एक छोटा सा ये तो एप्लीकेशन मैं है। समझ गया, लेकिन ये ना स्पेसिफिक एक कुंडली के लिए है। लेकिन जैसे हम लोग ट्विटर पे या फेसबुक पे तमाम एस्ट्रोलॉजर्स को जो हम फॉलो करते हैं, तो हम देखते हैं कि वो लोग प्रिडिक्शंस करते हैं कि इस समय ये शनि इस राशि से घूम के इसमें जा रहा है, या मंगल ऐसे ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब कोरोना बढ़ेगा, कोरोना घटेगा। तो जो जनरल प्रिडिक्शंस इतने बड़े बड़े करते हैं और वो पूरी दुनिया के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, तो वो कहाँ से, मतलब वो कैसे पढ़ते हैं या वो क्या करते हैं? हर ये कंट्री तो की कुंडली बनती है, ठीक है ना। ओके। इसी हिसाब से इंडिया की भी कुंडली है, इंडिया की कुंडली जो है वृष लगन की है। नहीं, इस तरह अगर कुंडली कुंडली का फर्क, मान लीजिए कंट्री का मैं ना भी करूं, जैसे अभी आपने बोला कि शनि ने पता नहीं कौन सी राशि से किसमें अभी वापस इतने सालों के बाद वापस वहां पहुंचे हैं, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन कि ये ग्रह इस राशि से इस राशि में इस तारीख को मूव करेगा या अभी किया है, और उससे इन राशियों पे अच्छा असर पड़ेगा और इन राशियों पे खराब असर पड़ सकता है, ये इंफॉर्मेशन आपने कैसे निकाली है? ये कहाँ से मिली? देखो, जनरली जो इन्फॉर्मेशन है ये पंचांग से निकाली जाती है, मगर अभी जो इस तरह का, बिकॉज एरा इस तरह का चल पड़ा है कि आजकल आपको रेडीमेड जो है इसके ऊपर काफी सारे ब्लॉग्स मिल जाते हैं। अगर आप आज के दिन में भी लिखोगे ना ट्रांजिट ऑफ टुडे, तो आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट लेट अस सी, आपको अभी दिखाई देता है, लाइव दिखा देता हूँ ना, एक मिनट। इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत इजी हो गया है उत्कर्षी, बात ये है, समझ रहे हो आप मतलब मेरी ये बात? जो उत्कर्ष जी पूछ रहे हैं कि ये कैसे, ये सिर्फ ट्रांजिट के थ्रू रीड किया जाता है, भाई आज ऐसे हो जाएगा, कल ऐसे हो जाएगा। पंचांग से निकल जाती है ये चीज, ऐप से निकल जाती है ये चीज, और कुछ नहीं तो आपको इंफॉर्मेशनल ब्लॉग से निकल जाती है। वहां पर जनरली मेंशन होता है ब्लॉग्स के अंदर कि ये प्लैनेट्स हैं इस दिन चेंज होने जा रहे हैं, ऐसे जनरली मिल जाता है। तो इट इज नॉट अ बिग डील ना आजकल। ना, मतलब ये कि वो देखते वो ट्रांजिट, ये जो अभी आपने दिखाया था वो ट्रांजिट की कौन सा ग्रह इज इन विच हाउस, उसी से देखता है। हाँ, वो आप देख सकते हैं बहुत इजीली। जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं आपको लिखूं ट्रांजिट, टुडे फॉर एग्जांपल, ऐसे जा रहा हूँ, ये देखिए, ये एक आ गया दृक पंचांग, ये सब मैंने आपको दिया। अब ये एक्चुअली क्या हुआ, आजकल इन पंचांग वालों ने अपनी वेबसाइटें बना ली है, तो ये लोग आपको रेडीमेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यहाँ पे ये दृक पंचांग पे मिलेगा, एस्ट्रोमित्रा पे मिलेगा। अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपको ये सारा प्लेनेट का दे देगा, एक एक चीज बता देगा आपको। ये देखो, इस समय कौन सा प्लेनेट जो है कहाँ कहाँ पर जो है ये मूव कर रहा है। और एक्चुअली जहां तक आप राशि की बात करोगे, मैं कैसे फिट करूंगा, तो आपको जिस राशि की आप उस समय कुंडली देख रहे हो, तो आपको उसको जो है फिट करना पड़ेगा। अब ये जो मैं इसकी बात कर रहा था, ये देखो शनि, इसकी बात कर रहा था मैं, शनि इस समय मैंने आपको बोला था मकर राशि में आया है, ये देखो मकर राशि में आया हुआ शनि, 30 साल बाद आया है। तो अब ये जो चीज है, ये सारी चीज, ये सारा यहाँ पे डिटेल दे रखा है। इस तरह के तमाम आर्टिकल्स आपको आजकल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतना माथा नहीं मारना पड़ता, तो रेडीमेड मिल जाता है। यू विल गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। आप जब प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको फटाफट से ये चीजें रेडीमेड मिल जाएंगी। ये देख लीजिए, मैंने आपके सामने लिखा है, ठीक है ना, अब देख पा रहे हैं सारा, ये सारा चीज जो है ये सब इसको ये बता रहा है एक्चुअली। जी सर, समझ में आया, थैंक्स। क्लियर है ना उत्कर्ष जी, कोई डाउट तो नहीं ना? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, थैंक्स। अगर हो तो बताइए फिर, और नहीं तो कोई तरीका बता दें, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर। चले आगे। हाँ जी सर, एक क्वेश्चन बस, अगर अगर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है तो फिर वो बाद में आप आंसर कर सकते हो। वो जो जैसे अभी कहते हैं कि वो प्लान वक्री हो गया, तो वो क्या होता है? भाई शनि अभी जो वक्री हो गया,
उसको क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड होता है कि रेट्रोग्रेड। अपने ऑर्बिट पे चलता चलता, अपने ऑर्बिट पे चल रहा है, चलता चलता हाँ। अचानक अचानक रुक जाता है और उल्टा चलने लग जाता है, बोलते हैं अच्छा। वक्री। तो अच्छा। ऐसा होता है, ऐसा कई बार होता है, कुछ बड़े प्लैनेट्स के साथ होता है। कम होता है बिकॉज इनका जो मास होता है ना, इनका बॉडी मास बहुत ज्यादा होता है। तो कई बार जो है इनका, आप ये कह लीजिए कि इनका जो है लिंकेज नहीं बन पाता, सिंक नहीं बन पाता इनके मूवमेंट के अंदर, तो ये कई बार वक्री होते हैं। ये बड़े प्लैनेट्स के साथ अक्सर ऐसा देखा जाता है ना। ओके। रिट्रोग्रेड होता है जो प्लैनेट, कई बार ये होता है कि ये रुक जाता है, ये 10 दिन पे, और बड़े प्लैनेट तो 45 दिन, 50 दिन, 2 महीने, 3 महीने के लिए भी रुक जाते हैं, तो वो रिट्रोग्रेड होता है। ठीक है ना। तो रिट्रोग्रेड भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसको बोलते हैं वक्री होना। ठीक है ना। और बताइए, और कोई डाउट्स किसी को, और कुछ पूछना चाहते हैं तो? सर ये सच बोलूं सर, हाँ सर जी। ये आपने जैसे लगन बताया था कि जब कोई बॉर्न होता है तो 2.5 घंटे में और 2.25 घंटे में चंद्रमा जिस उसमें होता है तो वो लगन हो गया। गलत, कंफ्यूज हो रहे हो, रुको रुको बताता हूँ। कोई चार्ट लेना पड़ेगा, कोई चार्ट लेता हूँ, रुको। कोई सेलिब्रिटी बताओ किसको ले। सुशील कुमार का ही खोल दीजिए सर। बोल देते हैं। तो सुशील कुमार जी, ये आ गए सुशील कुमार जी। ठीक है जी। अब देखो, सुशील कुमार जी जब पैदा हुए थे, इसका मतलब तो उस समय जो है सिंह लगन, यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है। निशा ध्यान से देख लेना, सचिन जी ध्यान से देखो, यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है। मतलब पहले घर के अंदर यहाँ पे कौन सी राशि है? राशि है। इसका मतलब पूर्व दिशा में, अब ये देखो यहाँ पे पूरब, पूरब पश्चिम, आपको दिशाएं भी समझा देता हूँ। देखो चार्ट्स का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पर इस दिशा को, मतलब ऊपर ये होता है ईस्ट, इसके सामने होता है ये नीचे वेस्ट। मतलब पहला जो घर है, ये इसको देखो, पहला घर है और ये इसके अपोजिट 7वां घर है, तो यहाँ पे ईस्ट हुआ, यहाँ पे वेस्ट हुआ। इसी तरह से चौथा घर, ये 4th हाउस है, इधर हुआ चौथा हाउस के, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। ठीक है ना। तो इधर साउथ है इधर। अब साउथ में क्या होता है, साउथ जो दिशा है वो मंगल की दिशा है। ठीक है ना, यानी कि हनुमान जी की डायरेक्शन। यहाँ पे मंगल जैसे यहाँ पे 10वें घर में किसी का आता है, समझ लो वो बंदा आईपीएस या आईएएस पक्का है। क्योंकि रीजन है उसको यहाँ पे दिग्बल, यानी कि दिशा का बल मिलता है। दिशा का बल कैसे मिला? क्योंकि ये जो दिशा है ये दक्षिण दिशा मानी जाती है। अभी आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना याद रखना है, ये पूरब होता है टॉप पे, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है। और मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे एज अ कंसेप्ट, लगन क्या होता है? जब कोई राशि, जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, जब कोई बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो उस समय पूरब में जो राशि चल रही होती है, ठीक है, पूरब में जो राशि चल रही होती है उसको बोलते हैं लग्न साइन। इज दैट क्लियर? कोई डाउट बताइए, कोई डाउट है तो बोलिए। और वो बीच वाले को नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट ऐसे वो ऐसे करते हैं। उसका एक्चुअली अभी रेलेवेंस नहीं रह गया, वो इतना काम नहीं आएगा, वो सिर्फ जब वास्तु को लिंक करेंगे ना आगे जाके, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जब वास्तु को लिंक अच्छा, करेंगे तब काम आएगा, अभी नहीं काम आएगा, अभी सिंपल रखते हैं। ठीक वास्तु ये है। लगन में हो गया है, तो इसकी राशि सर? राशि इसकी हो गई ये रही। देखो चंद्रमा कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ये रहा। जुपिटर के राशि ये 8 में ये 8वीं, इसका स्कॉर्पियो। लिंक यहाँ पे है, ये राशि है, ये ग्रह है। चंद्र ग्रह जहाँ बैठते हैं वो उस व्यक्ति की स्कॉर्पियो में बैठी, राशि बन जाती है। कॉपी में बैठी है। वृश्चिक। क्लियर हो गया? यस सर कभी कभी हम देखते हैं कि मतलब दो राशि सेम घर में होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे फर्स्ट हाउस में सिर्फ नंबर 5 है, यानी कि सिंह राशि है। तो अगर 2 हो तो फिर उस टाइम पे कैसे लग्न कैलकुलेट होता है सर? दो राशि नहीं होगी कभी भी, एक ही राशि होगी, दो राशि नहीं होगी, ये ऐसा पॉसिबल अच्छा, ही नहीं दो, है। दो अच्छा राशि वैसा पॉसिबल। नहीं हो सकती, दो राशि कभी नहीं होंगी, दो ग्रह हो सकते हैं। ओके 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 ओके।
Yeah. जैसे देखो 8वीं राशि के अंदर जो कि चौथे हाउस में पड़ी है, 8वीं राशि के अंदर 2 ग्रह पड़े हैं। कौन कौन से ग्रह पड़े हैं? गुरु पड़ा है। Jupiter and Moon. Moon. And Moon. अभी Moon. योग, अभी धीरे धीरे योग बताऊंगा, ग्रहों के योग बताऊंगा, आगे 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 से समझाऊंगा चीजें। अब ये जो है गुरु चंद्रमा चौथे हाउस में बैठे हैं। ये बंदा इतना फेमस कैसे हो गया? ये बनता है चौथे हाउस के अंदर, यानी कि इसकी पब्लिक के हाउस में। ये चौथा हाउस बताया था, वो पब्लिक इमेज होती है। पब्लिक के हाउस में ये बंदा जो है यहाँ पर गज केसरी योग पड़ा हुआ है। जब गुरु और चंद्रमा इकट्ठे बैठते हैं, ऐसे बता रहा हूँ, याद रख लो, याद रखो, रखा जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो गुरु चंद्रमा जब भी इकट्ठे बैठते हैं तो हमेशा नोट करो, गज केसरी योग, ये बड़ा पॉजिटिव योग माना जाता है, ठीक है ना। गज केसरी योग जो है चौथे घर में बैठा है, इस कारण से इस बंदे का इतना पब्लिकली नेम एंड फेम हुआ। मगर आगे की सिचुएशन देखनी पड़ेगी कि अब इसकी विमशोत्री दशा कौन सी चल रही है। अभी जो फिल्म पिट गई इनकी एकदम सही चलती चलती, क्यों पिट गई, क्या रीजन था, क्या इन्होंने मर्डर किया भी है नहीं किया, इनके हाथ से हुआ है नहीं हुआ है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, देयर आर कॉन्स्पिरेसीज आल्सो, अब पता नहीं क्या चीजें। मगर विमशोत्री दशा हमारे को यहाँ पे देखनी चाहिए। विमशोत्री दशा अगर देखेंगे तो ये देखो, ये इधर विमशोत्री दे रखी है, दिख रहा है मेरा कर्सर आप लोगों को? विमशोत्री का मतलब क्या होता है? तो वो इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा था। विमशोत्री दशा भी एक तरह का कह लीजिए कि ट्रांजिट से, यानी कि गोचर से हमारे को पता लगता है। नहीं, ये गोचर नहीं है, गोचर से तो हमारे को प्लैनेट्स के थ्रू पता लगता है। मगर विमशोत्री दशा एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं पीरियड एंड सब पीरियड सिस्टम। वो जो है वो कैसे चल रही है, ठीक है ना। तो अभी हम फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूँ कि भाई अगर कोई पूछे सुशील कुमार जी कैसे फंस गए, कैसे इनके हाथ से मर्डर हो गया, ऐसा क्यों हुआ, अगर आपके मन में क्यूरियोसिटी आ रही है तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। केतु की महादशा चल रही है, 25 अप्रैल 2017 से चल रही है, ठीक है, और 25 अप्रैल 2024 तक चल रही है। तो केतु की महादशा के अंदर राहु और केतु, ठीक है ना, केतु की महादशा के अंदर इनकी मत मारी गई और केतु ने जो है अपना काम पूरा कर दिया और समहाउ ही गॉट ट्रैप्ड, ठीक है ना। अब केतु कहाँ पड़ा हुआ है इनका? केतु इनका पड़ा हुआ है ये रहा, ये देखो। मगर केतु भी इनका उच्च गया अभी, इसका मतलब ये है कि ये इस केस से निकल तो जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ तो पे अगर सर कोई जैसे कहा जाता है कि शनि की 7.5 चल रही है, तो वो इसी शनि की दशा चलती तब आती है वो, या शनि वो की जो इसके अलावा? शनि की 7.5 का पूरा कंसेप्ट जो है चंद्र कुंडली पे आधारित होता है। उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास में आपको समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। नहीं नहीं सर, ठीक है, ओके। तो चंद्रमा की जैसे देखिए, अभी आपको एक पूरा चार्ट दिखाऊंगा ना आगे। अब ये देखो, एक बात और बता देता हूँ। अब आपको ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर ये दो दो चार्ट क्यों दिख रहे हैं, एक ये क्वेश्चन आएगा। ये हमारा इंडियन एस्ट्रोलॉजी, नॉर्थ इंडिया का चार्ट है, नॉर्थ इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चार्ट है। ये साउथ इंडिया के हिसाब से चार्ट है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर ये पहला भाव या फर्स्ट हाउस ये है, यहाँ पर फर्स्ट हाउस ये है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से इसका सारा सिस्टम चलता है। तो ये मगर अपने काम का नहीं है, ये लोग, हम लोग जनरली देखते नहीं है वाला चार्ट जो है। मगर इसके अंदर ये चीजें मेंशन भी नहीं कर रखी है इन्होंने, मगर जनरली जो है वो यहाँ से देखा जाता है। ये गलत बना हुआ है चार्ट, ये सही नहीं बना हुआ। दिस चार्ट इज रॉन्ग, इनका ये चार्ट गलत है यहाँ पे। ये गलत बना हुआ है, नीचे वाला चार्ट, ऊपर वाला तो सही है, ठीक है सर गाइस। महादशा फल कौन सा चल रहा है, वो कैसे पता चलता है सर? वो यहाँ पे विमशोत्री दशा से पता लग जाता है। ये देखो विमशोत्री दशा ऊपर दे रखी है, अच्छा। इसको बोलते हैं विमशोत्री दशा, देख रहे हो। हाँ। ये जब पैदा हुए थे, ठीक है ना, 1983 में पैदा हुए थे, तब इनकी शनि की महादशा चल रही थी। उसके बाद इनकी बुध की महादशा चली, ठीक है ना। अच्छा, एक एक कंसेप्ट और नोट करवा देता हूँ, जरा नोट कर लो। आज का लास्ट कंसेप्ट रखेंगे, नहीं तो फिर ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। लास्ट कंसेप्ट लेते हैं, शुरू करूं, बताऊं? Yes, जी sir. सर। यस सर। फिर नोट करो। अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की, ग्रहों की अवस्थाएं क्या होती है वो समझाने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। अवस्थाओं से मेरा मतलब ये है कि अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर हर व्यक्ति की अलग अलग उम्र होती है। अब आप हम लोग आप मेरे से पूछोगे कि सर आप, कल को कोई बंदा आया वो मेरे से पूछता है कि मेरा पास्ट कैसा गया है जी, मेरा बचपन कैसा बीता, या मेरा जो टीनेज का टाइम है वो कैसा बीता,
या मेरा मेरा बुढ़ापा कैसे जाएगा, लोगों के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जनरली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नोट करो, यहाँ पर ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं हर उम्र के अंदर। जब हम, हमारा एक मेंटल स्टेट होता है, हमारा एक मेंटल स्टेट होता है, ठीक है। हर उम्र के अंदर हम जो है एक प्लेनेट से कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक ब्रैकेट से दूसरे ब्रैकेट तक। मान लो 1 साल से, या फिर 0 to 12, पहला ब्रैकेट डालो 0 से 12, नोट कर लो 0 से 12, 0 से 12 जो है, हम लोग जो है बेसिकली हम लोग चंद्रमा से गवर्न होते हैं, नोट करो। फिर 12 से 18, यहाँ पर हम आ जाते हैं बुध से गवर्न होते हैं। ये हमारा कौमार्य होते हैं, कौमार्य मतलब व्हेन वी आर गेटिंग यंग, टीनेज, ठीक है ना। तो वो होता है 18 वर्ष तक, ठीक है। मतलब अब बुध की अवस्था हो गई 18 वर्ष तक। अगर किसी बंदे का बाय डिफॉल्ट कुंडली के अंदर चंद्रमा पिटा हुआ है, चंद्रमा राहु या केतु की ग्रिप में है, बताया था राहु केतु की ग्रिप में जब भी चंद्रमा फंसे उनके साथ बैठा हो, तो समझ लो उस बच्चे का जो बचपन है वो इतना अच्छा नहीं गया। या फिर ऐसे बच्चों को मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है, या फिर ये कह लीजिए कि ऐसे बच्चों को एंजाइटी बहुत रहती है, ऐसे बच्चे डरते बहुत है, उनको वो ना अंदर से भयभीत रहते हैं। अंदर से भयभीत मतलब दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। तो अब ये मेंटल स्टेट से, क्योंकि चंद्रमा जो है पूरा हमारे मेंटल स्टेट से, क्रिएटिविटी से, और हमारा 0 to 12, हमारा जो ये एक विशेष ब्रैकेट है एज का, इसके साथ चंद्रमा कनेक्टेड है, ठीक है ना। 0 से 12 चंद्रमा, 12 से 18 बुध, ठीक है ना। 18 से 24, ठीक है ना। लगाओ इसको हायर एजुकेशन, गुरु आ जाएगा यहाँ पे। 18 से 24 हायर एजुकेशन जब चल रही होती है तो गुरु आ जाता है। इसलिए हमारे बोलते हैं साधु, जो हमारा जो पुराना सिस्टम था गुरुकुल का, हमें 25 साल तक यही हमारे को बोला जाता था कि 24 से 25 साल की उम्र तक हमें ब्रह्मचार्य में रहना है, क्योंकि वो हमारी पढ़ाई की अवस्था चल रही थी। वो हमारे सेट सिस्टम्स थे, जो गुरुकुल के सिस्टम, पुराने जो सिस्टम्स थे, ठीक है ना। उसके बाद 25 तक बातें क्लियर होगी, या 24 तक बातें क्लियर होगी, तो 25 से ले लो आप 32 तक। अब यहाँ पे एजुकेशन होगी तो शादी वादी होगी, तो यहाँ पे हमारा शुक्र का पीरियड आ जाता है। शुक्र यानी कि वीनस, ठीक है ना। वीनस जो है हमारा अगेन हमारे हमारा स्पाउस का कारक होता है हमारी बॉडी के अंदर। इसका आप कह लीजिए कि इट इज कनेक्टेड टू आवर स्पर्म्स आल्सो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो, एंड वेदर अ पर्सन इज अ ब्यूटीफुल और नॉट, वेदर अ पर्सन इज अट्रैक्टिव और नॉट। तो ये सारी चीजें, ये सारे गुण वीनस से आते हैं, ठीक है ना। तो ये वीनस के काम है सारे। ठीक है गाइस, 32 तक क्लियर हो गया, चले आगे। यस सर, यस सर। फिर 32 से आगे चलते हैं, थोड़ा सा 42 तक चल लेते हैं, तो राहु का फेज आ जाता है, ठीक है। 32 से 42 तक का राहु का फेज आ जाता है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा जिंदगी भी देख ली, शादी वादी होगी, बच्चे बच्चे होगी, अब जिम्मेवारियां आप पे, राहु की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। जब 32 से आप 42 होते हैं तो आपको थोड़ी राजनीति आनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा आपको पॉलिटिक्स हैंडल करनी आनी चाहिए। आप पॉलिटिक्स का शिकार ना बनो, आप अपना पैसा कमा रहे होते हो उस समय, अपनी फैमिली को स्ट्रेंथ दे रहे होते हो, आप में एक दुनिया से संबंधित वर्ल्डली वर्ल्डली यानी कि दुनियादारी के मैटर्स को हैंडल करने की क्षमता होनी चाहिए। तो यहाँ पर 32 से 42 आ जाता है। फिर 42 से 48 आ जाता है केतु, नोट करो, ठीक है ना। 42 से 48, 48। हाँ 48। अब किसी कुंडली में अगर मान लो कोई बंदा काल सर्प दोष के बीच में फंसा है, काल सर्प दोष अलग कंसेप्ट है, समझाऊंगा, चिंता नहीं करना, शब्दों को सुनते जाओ, नोट कर लो, बताना है मेरे को, वो याद दिला देना बस। काल सर्प दोष में कोई फंसा है, कोई बंदा कह लीजिए कि किसी कुंडली में राहु केतु नीच के हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो बंदा 48 तक गया, समझ लो, और 48 के बाद ही उठ पाएगा। अब किसी कुंडली में अच्छा मैं आपको 24 से 28 मैंने आपको मंगल बता दिया कि नहीं बताया? नहीं। हाँ तो नोट कर लो, 24 से 28 मंगल आई फॉरवर्ड, मंगल हो रहेगा, 24 से 28 लगा लो, ठीक है ना। 28 से 32 जो है शुक्र डाल देना, ठीक है। मंगल बीच में आएगा, 28 साल की अवस्था तक मंगल होता है। अब जिस कुंडली के अंदर खासकर मांगलिक दोष होता है, मंगल नीच का होता है, उन लोगों को रोक दो, उनको बोल दो कि शादी मत करो, 28 साल तक रुक जाओ। 28 से पहले करोगे डाइवोर्स होने के पूरे पूरे प्रोमिनेंट चांसेस रहते हैं, ठीक है ना। तो उनको बोलो 28 के बाद कर लो, क्या जल्दी है, आजकल तो वैसे ही अपडेट होता है सिस्टम, यू कैन ऑलवेज से दैट, एडवाइस देम, ठीक है ना।
तो 48 तक पहुंच गए थे। 48 के बाद हम आगे चलेंगे। अब 48 से आगे 65, 70 और ये बल्कि 72 तक का जो ब्रैकेट है ना, ये सारा सारा का सारा जो ब्रैकेट है, ये पूरा का पूरा चला जाता है। ओल्ड एज का जो कारक होता है वो शनि होता है। तो आप 72 तक का फेज ले लो। मैंने 72 तक कैलकुलेशन इसलिए लगाई है क्योंकि बोला जाता है, ये शास्त्रों में लिखा है, मगर एज सच अगर देखोगे तो ओल्ड एज का कारक जो है 48 के बाद जो है, जितना भी आपका पीरियड होता है वो शनि के एक्चुअली फेजेस होते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने बोला था डिग्री होती है, डिग्री के हिसाब से वो रिजल्ट्स देता है, और जिस हिसाब से डिग्री प्रोमिनेंट होती है उस हिसाब से फर्दर आगे आगे आदमी को एज देता है, उसको एक्सटेंड करवाता है। क्योंकि शनि जो होता है वो जो है आपकी कुंडली के अंदर 8th हाउस का, 8th यानी कि 8वां घर का लॉर्ड होता है, और वो ये हाउस जो है आपका मृत्यु का घर भी होता है, हाउस ऑफ डेथ। वो बाद में आएंगे कंसेप्ट, अभी कंफ्यूज नहीं होना। बस सिंपल जितना जितना बता रहा हूँ उतना उतना नोट कर लो। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? सर इसमें किसी एज में सन नहीं आता, सूर्य? सूर्य बताया ना मैंने, 24 तक, 18 से 24 तक। गुरु उसमें का जुपिटर बोला सर आपने। आप सूर्य और जुपिटर का फेज इकट्ठा ले लो। मैंने जुपिटर डेफिनेटली बोला है, सूर्य और जुपिटर का फेज इकट्ठा ले लो आप। मगर सर एक 24 बार फिर दोबारा रिपीट कर ही दो सारा। 0 to 12, मून, 12 से 18, बुध, बुधा, मरकरी, 18 से 24, जुपिटर प्लस जुपिटर एंड सन। हाँ प्रोमिनेंट तौर पे। एक्चुअली होता क्या है ना इसके अंदर, मैं आपको एक छोटी सी चीज, थोड़ा सा एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में एजुकेशन का योग ही नहीं होता, लेकिन ऐसे भी योग होते हैं। तो उस केस में हम उसको, उस केस में हम सूर्य को कंसिडर कर देते हैं। लेकिन हम ये सोचते हैं कि उस बंदे के अंदर एटलीस्ट वर्ल्डली यानी कि दुनिया से जुड़ी हुई विजडम तो आनी चाहिए कि वो मैच्योर होना स्टार्ट होता है इस पॉइंट पे। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? और आगे चलते हैं। कहाँ तक पहुंचे थे हम? 24 से 28 मंगल, 28 से Yes. 28 से 32 आप लगा लो शुक्र, शुक्र, वीनस। Venus. ठीक है ना? Then और उसके बाद 32 से 36, 32 से सॉरी आपको मैंने बताया था 42, 32 to 42 is Rahu. अगर आप अगर ज्यादा अगर कंफ्यूजन को अवॉइड करना है ना, तो आप अगर सिस्टम को देखो, ये जो मैंने बताया ये तो आपको मैंने प्रैक्टिकल सिस्टम बताया, मगर आइडियल सिस्टम के अंदर आप देखोगे तो आप जो है 32 के बाद ना, 32 से जो 36 वाला पीरियड है उसके अंदर गुरु को डाल लो वहां पर, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, दो प्लेनेट को इकट्ठा मत डालो, 32 से 36 में उसको डाल लो, और फिर 36 से 42 में आप जो है राहु को डालो, और 42 से 48 में केतु को डालो। नाउ इज इट क्लियर? 32 to 36 is like दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 0 से 12 चंद्रमा, ठीक है, 12 से 12 बुध, ठीक है, उसके बाद 24 तक सन यानी कि सूर्य आ गया, ठीक है, फिर 24 से 28 आपका मंगल आ गया, उसके बाद 28 से जो 32 जो का जो पीरियड मैंने आपको बताया है, ये बताया मैंने आपको, Venus, शुक्र, ठीक है, और आगे का जो पीरियड है जुपिटर, 32 से 36 ये जुपिटर ले लो आप, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ल्ड वही बात है। फिर आप विजडम होती है एक्चुअली, विजडम। अब वो होता है ना कोई किसी आदमी को, अब वो एक बात ये भी है कि हमें मतलब कह लो कि जो अकल है वो ठोकरे खा के आती है, लेकिन दिस वर्ल्ड ऑटोमेटिकली टीचेस। तो ये वहाँ पे जुड़े हुए कंसेप्ट हैं जो दुनिया से जुड़े हुए, मतलब जो लाइव कंसेप्ट है जो आपको बता रहा हूँ। इवन तक हमारा 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 पोर्टल, हमारी कम्युनिटी का नाम क्या है? यही नाम है, रैप्टो भरा जीवन, लाइफ फुल ऑफ स्लैप्स। अच्छा, I was wondering रैप्टो का क्या मतलब होता है? रैप्टो मतलब थप्पड़, थप्पड़ चपेट, राइट? रैप्टो भरा जीवन। तो लाइफ इज फुल ऑफ टाइट स्लैप एंड एवरी टाइट स्लैप इज अ टीचर। यकीन ना हो तो जिसने खाया उससे पूछ लो। हमको फिर भी नहीं अकल आई। हाँ वो बात अलग है। देयर आर टू टाइप ऑफ पीपल, जो अपनी गलतियों से सीख जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी से भी नहीं सीखते, कुछ लोग दूसरे से भी नहीं सीखते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सीखते ही नहीं है। सीखते ही नहीं है। सो ये सर इन्हीं को महादशा कहते हो आप? नहीं नहीं, मैं इनको नहीं कहता, वो अलग चीज है, उससे कंफ्यूज मत हो। वो विमशोत्री दशा है, विमशोत्री दशा योगिनी दशा है। विमशोत्री योगिनी अलग होती है, योगिनी का अब आजकल को काम नहीं रह गया है। ठीक है, आप विमशोत्री पे फोकस करो प्रैक्टिकल प्रिडिक्शंस के साथ। ठीक है,
और बताओ, अब आप एक काम करते हैं, एक वन राउंड ऑफ क्वेश्चंस ले लेते हैं। आज के पूरे सेशन में आपको जो जो डाउट है मेरे से खुल के पूछ लो, जो भी पूछना चाहो। सबसे बड़ा डाउट तो आपने अभी भी क्लियर किया, कम्युनिटी का नाम बता के। मैं खुद ही कंफ्यूज था ये है क्या चीज। इसका कम्युनिटी का नाम बता के। ओह मैं सीरियसली कंफ्यूज था कि ये है क्या, इसका मतलब क्या। मैं सोच रहा था पूछूंगा किसी दिन आपसे, हाँ और हाँ मैं हाँ। सीरियसली अलग से पूछना चाह रहा था। मुझे लग रहा था मैं कहीं स्टूपिड ना लगूं पूरे ग्रुप में ये पूछने पे कि भैया इसका मतलब तो बता दो, ये है क्या चीज। रैप्टो, रैप्टो मतलब टाइट स्लैप। हाँ, अब तो समझ में आ गया। हाँ, ठीक है ना। हाँ जी, निशा जी क्या पूछ रहे हैं बताइए। सर आपने जो होमवर्क दिया था उसमें आपने ये बताया था ना, जब हम अभी पूछ रहे थे कि 2 और 8 में अगर राहु केतु हो तो वो उच्च का होता है कुछ केसेस में। वो एक थ्योरी है, एक समझदार एस्ट्रोलॉजर के नाते आपको पता होनी चाहिए, मगर आप अभी जो फॉलो करो 3-9 और 9-3 वाला कंसेप्ट करो ठीक है। अपने कैलकुलेशन में। मगर आप लोग जैसे अब डे बाय डे, अब मतलब सिंस किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, कोई आपको बुलाता है, कहीं आप मिलते हो, तो चर्चा जब हो रही होती है दो लोगों में, तो आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए। मुझे पता है ना आपको एस्ट्रोलॉजर दूसरा वाला कहाँ पे पकड़ेगा। मैं आपको ट्रेंड उस हिसाब से कर रहा हूँ कि कल को आप जाके कहीं किसी को बोलते हो कि हाँ जी हम डॉक्टर भाटिया के स्टूडेंट है, तो भैया क्या सिखाया उन्होंने, वो भी तो एक बात है ना। तो हाँ, ठीक है। इतना तो हमें आता है कि जितना हम मतलब इन द सेंस कि जितना जरूरी है उतना हम सारा जानते हैं। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे, थ्योरेटिकली उतरेंगे कंसेप्ट में, मगर आप पहले तैयार हो जाओ। बेसिक नींव नींव जिसे बोलते हैं ना, लेट मी पुट द बेस, एक बेस आपका स्ट्रॉन्ग कर दूं पहले, फिर आगे धीरे धीरे। और तो कोई इस क्वेश्चन? तरह के सर कोई इस तरह के और कोई ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं होते कि अगर ये केस हो तो ऐसे, बस ये एक स्पेसिफिक केस है? ठीक है। एक सर मुझे ये पूछना है, जो आपने जैसे होमवर्क में ये जो आपने चार्ट्स दिए थे, लगन चार्ट्स, इसमें सर कुछ राशिस पे ना एस्ट्रिक्स के मार्क्स थे, उसका मतलब क्या होता है? जैसे अगर अब आप दिखा रहे हो लगन के चार्ट्स, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मगर जो आपने होमवर्क दिया था उसमें सब पे ऐसे कुछ ना कुछ था, मार्किंग थी, तो वो क्या मतलब होता है? कुछ होता है उसको स्पेसिफिक रीजन के एवं ही था? देखते हैं कौन से बता रही हो आप, एक मिनट। हाँ जी। जैसे सर हम फर्स्ट चार्ट को ही ले लेते हैं, एक मिनट। मैं खोल रहा हूँ, एक मिनट स्क्रीन पे खोल देता हूँ। हाँ जी। मजा तो ऐसे ही आता है मॉर्निंग वाले बैचेस के अंदर। जैसे ये चार्ट है फॉर एग्जांपल, ठीक है। हाँ हाँ जी सर, अब देखो इसमें जो राहु है उसके ऊपर एस्ट्रिक्स का मार्क लगा हुआ है, और मून के ऊपर भी एक मार्क लगा हुआ है, तो वो क्या मतलब है इन चीजों का? ये लगा हुआ है। देखो जी, एक बात तो हमेशा समझ लो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, राहु और केतु जो दो प्लेनेट है ना, इनको हमेशा रेट्रोग्रेड यानी कि उल्टा ही बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये इस चार्ट में ये एक निशान भी लगा हुआ है, ये स्टार लगा हुआ है ना, स्टार। यस। हाँ जी सर। देखो, जो नॉर्मल प्लैनेट्स होते हैं उनकी मूवमेंट जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होती है, मगर जो राहु और केतु होते हैं इनकी मूवमेंट उल्टी होती है सभी प्लैनेट्स। ये हमेशा ही वक्री होते हैं, इट इज अ थंब रूल। अगर अगर किसी का राहु उच्च का है फॉर एग्जाम्पल, तो उसका केतु भी उच्च का होगा, जैसे मैंने बताया था कि आइडेंटिकल ट्विंस है। अगर किसी का राहु नीच का है तो उसका केतु भी नीच का होगा, ये बाय डिफॉल्ट है। और राहु और केतु देखो हमेशा आमने सामने। आमने सामने का क्या मतलब मेरा, यहाँ पे सेकंड नंबर पे राहु है, ये दिख रहा है, दिख रहा हाँ है जी। आपको। ये देखो हम्म। इसके अपोजिट, इसको बोलते हैं 180 डिग्री, ये होती है 180 डिग्री, ठीक है ना। ये होगी 180 डिग्री। इसी तरह से 180 डिग्री का एक एग्जांपल और देता हूँ। यहाँ पर मरकरी है, मरकरी के अपोजिट क्या है, नेपट्यून है। यहाँ पे सन है, सन के अपोजिट क्या है, नेपट्यून है। मून है, मून के अपोजिट क्या है, नेपच्यून है। तो ये क्या है, 180 डिग्री, इसको बोलते हैं सातवीं दृष्टि, ठीक है। ये बाद में क्या बोलते बताऊंगा, हैं? सेवंथ एस्पेक्ट, सातवीं दृष्टि। ग्रहों की भी दृष्टियां होती हैं, ठीक है। अभी अभी नहीं, अभी टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? सर, सर मेरा एक सवाल है सर। बोलिए।
जैसे कि कुछ हम लोग लॉट्स देख रहे हैं कॉम्बिनेशंस में है, तो मेरे को ये जानना था सर, मतलब होता है ना ये लॉट इस लॉट से फ्रेंडली है और इससे एनिमिटी है, वो हमको कैसे पता चलेगा? मैं ये सोच रहा था कहीं ये हम लोग एलिमेंट से तो नहीं जोड़ते, जैसे कि अर्थ अर्थ हो गया फ्रेंड, मैं फायर बताता फायर हो हूँ गया। बताता हूँ जी बताता हूँ बताता हूँ। एक पहले तो एक चीज, एक कंसेप्ट और नोट कर लो। देर आर टू ग्रुप्स ऑफ द प्लेनेट, ठीक है? देर आर टू ग्रुप्स ऑफ द प्लेनेट। एक ग्रुप का जो राजा है वो है गुरु यानी कि जुपिटर। दूसरा जो ग्रुप है उसका जो लॉर्ड है, ठीक है, वो है शुक्र। शुक्र के पास जो टीम है, शुक्र की टीम में कौन कौन आता है? शनि आता है, बुध आता है, राहु एंड केतु आते हैं, ठीक है? ये सारे राक्षस है। मतलब कहने को देखो, बुध, शनि और शनि और जो बुध है ना, वैसे ये नपुंसक ग्रह है। हमेशा ध्यान रखना, ये नपुंसक ग्रह होते हैं, ठीक है ना? जैसे इनके जेंडर आपको बताए थे ना, बाकी सारे ग्रह तो मेल और फीमेल है, मगर जो दो ग्रह हैं, शनि और बुध, ये हमेशा नपुंसक माने जाते हैं। दे आर ट्रांसजेंडर्स, ये लिख लो चाहो तो, ठीक है ना? शनि जो है वो पुरुष नपुंसक होता है और बुध जो है वो स्त्री नपुंसक होता है। अब इसके कारण क्या होता है वो चीजें मैं आपको बाद में समझाऊंगा, मगर अगर एज अ जेंडर देखते हो तो कुछ ग्रह मेल हैं, कुछ फीमेल हैं। अब फीमेल ग्रहों में जो आ जाता है वो आ जाता है आपका शुक्र और चंद्रमा, ठीक है ना? ये है फीमेल ग्रह। मेल में कौन आता है? गुरु, मंगल जो है ये मेल में आता है, ठीक है? क्लियर होगी बातें? राहु और केतु भी मेल में आते हैं जैसे। ठीक है सर, तो जुपिटर की फैमिली में बाकी सारे जो प्लैनेट्स हैं वो जुपिटर की फैमिली में आएंगे। बच के जुपिटर के पास आ जाता है, ठीक है। ठीक है जी। जुपिटर के पास आ जाता है मार्स, सन। हाँ हाँ हाँ। मार्स और सन। ओहो, ओके, दैट मीन्स अगर किसी कुंडली में सन एंड वीनस इकट्ठे बैठे हुए हैं तो आ, वो फिर अनफ्रेंडली प्लैनेट्स हो गए। ऐसा एकदम से डिसीजन नहीं लेना। और आपने क्या बोला? मार्स, मतलब नहीं। ऐसा एकदम से डिसीजन नहीं लेना, उसके पीछे रीजन है। अब वहां पर पता है क्या देखना पड़ता है? वहां पे ये देखना हाँ पड़ता है, एक ना स्पेशल पावर है। एक स्पेशल पावर होती है, सन जो है ना, सन, सन के हाँ। पास एक बड़ी स्पेशल पावर है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम्बस्ट। कंबस्ट, या मतलब होता है अस्त हो जाना। हाँ। जब भी कोई ग्रह है, ठीक है, जब भी कोई ग्रह सूर्य के साथ बैठता है वो अस्त हो हाँ। जाता है, उसकी पावर खत्म हो जाती है। सूर्य उसकी पावर खत्म कर देता है, मतलब उसको उसको डोमिनेट कर देता है पूरी तरह से, ठीक है? ये बात क्लियर हुई? मगर मगर ऐसा जो है केवल हाँ। एक ग्रह के साथ नहीं होता। सिर्फ एक ही ऐसा ग्रह है जिसको स्पेशल पावर है, वो है बुध। क्योंकि बुध जो है उसको ये स्पेशल वरदान मिला हुआ है हम्म। सूर्य से कि वो उसको अस्त नहीं करता है। अस्त कभी ओके। नहीं करता है, चाहे कितना मर्जी सूर्य सूर्य तीव्र हो। आपको कभी भी, आप जब टेलीस्कोप लगा के सूर्य देखोगे तो बुध उसके साथ हमेशा आपको चमकता दिखेगा एज अ स्टार, ओके, तो क्योंकि इसका वो मतलब ये है वो अस्त नहीं कि, होता। जी सर, इसका मतलब ये है कि अगर सन एंड वीनस किसी हाउस में इकट्ठे बैठे हैं तो वीनस का जो जो भी उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा वो उस कुंडली में बिल्कुल नहीं मिलेगा, दब जाएगा, बिल्कुल दब जाएगा। फिनिश हो जाएगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मतलब कह लो कि अब वही वालों की क्या बोले, मतलब आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि अ, एक छोटे से गली प्लेयर के सामने जो बॉलिंग कर रहा है उसके सामने अपने सचिन तेंदुलकर को खड़ा कर दिया। एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। अब सन है, सन की तो इनॉर्मस पावर है। सन की तो इतनी, हाँ, मतलब उसकी ऊर्जा है कि सन को तो उसके उसकी जो सामने कुछ वाइफ नहीं है टिकेगा। वो भी नहीं झेल पाई। इसी कारण से जो उसकी वाइफ थी ओके। वो चली गई। उसने क्या किया था कि अपना एक एक कलोन कोलोन तैयार किया। उसका नाम था संज्ञा। उसने एक कलोन तैयार किया और उसको जो है संज्ञा ने जो है एक कलोन तैयार करके छाया बना दी। छाया मतलब अपनी हाँ छाया यार, बना दी, उसका या नाम छाया या था। या शनि की मदद। या। हाँ, तो उसके बाद जो है सारा गेम पलट गया, वहीं पे सारा गेम पलट गया, ठीक है ना? सर ये एक बार फिर से बता सर देंगे जैसे ग्रुप अगर 1 और ग्रुप मरकरी 2 और का। सन एक एक हाउस में ही हो तो? उसको एक्चुअली वो एक योग बन जाता है। इसको बोल देते हैं बुध आदित्य योग। योगों पे बाद में आऊंगा। जैसे गज केसरी योग समझाया,
इसी तरह से बुध आदित्य योग भी होता है। सूर्य बुध जहीं पे भी इकट्ठे मिल जाए, समझ लो कि ये एक योग बन गया, अच्छा योग बन गया। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा तो वो अच्छा होता है कि नहीं होता है सर? योग, जहाँ पे मैं योग शब्द का यूज कर रहा हूँ ना, योग जो है सारे अच्छे होते हैं। योग का मतलब ही समथिंग ऑस्पिशियस। ओके, सर ओके सर अगर ओके मेर्क्यूरी और सर। वीनस कंजंक्शन में हो तो मेर्क्यूरी और वीनस। मरकरी और वीनस मतलब कंजंक्शन में हो तो अच्छे माने जाते हैं, मगर कई बार ऐसा होता है कि वो अगर उच्च और नीच के चक्कर में पड़ जाए तो आपको मैंने एक केस दिया था, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये एक केस आपको मैंने दिया था, ये देखो यहाँ पे देखो, कल दिया था। मन में था सर। हाँ वो जा रहा हूँ, अभी आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे देखो अब क्या सिचुएशन है। वीनस मरकरी इकट्ठे हैं। अब ऐसी सिचुएशन है, वैसे तो अच्छे माने जाएंगे, मगर और यहाँ उधर पे सन भी बैठा है। हाँ सन तो बैठा है, वो एक अलग चीज है। सन और मरकरी ने तो बुध आदित्य योग बना दिया, ओके। मगर एक चीज और हुई है। यहाँ पे वीनस जो है वो नीच का हो गया, मरकरी उच्च का हो गया। तो इससे क्या हुआ, जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि एक ग्रह उच्च का है एक नीच का है, तो इसको बोलते हैं कैंसिलेशन, यानी कि इसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। ओके। समझ आई बात? इसको तो विपरीत इसमें फिर राजयोग बोला उसको, जाता इसमें क्या फर्क पड़ेगा फिर सर? है। इसमें कैंसिलेशन ऑफ योगा हो जाता है। इसमें जो नेगेटिव नुकसान होने थे ना वीनस के हाँ कारण, हाँ जो हाँ। वीनस के कारण नुकसान होने थे ना, वो नहीं होंगे, क्योंकि तो बुध। इसीलिए शायद आपने उसमें लिखा नहीं है वीनस। जो हम लोगों ने फाइंडिंग किया था कई हाँ, लोगों के, तो उसमें मेरा सर वीनस क्वेश्चन लिखा भी था, था हमने ये। डेप्लीकेटेड था। वो मैं बट डेबिनेटेड भूल गया था मैं लिखना, मैं भूल बट गया ये था। इट वाज, डेबिलिएटेड है, मगर हाँ है डेबिनेटेड है, मगर बट इसमें कैंसिल न्यूट्रलाइज हो जाएगा इसके इल इफेक्ट्स। न्यूट्रलाइज हो जाएगा जी। आप देखो ना, इस कुंडली में एक अजीब सा योग और है। यहाँ पे देखो, मून मून भी डेबिलेटेड है, हाँ मार्स भी डेबिलेटेड है। अब उदय ने एक बात पूछी थी मेरे से कि सर एलिमेंट का चक्कर पड़ता है। अब देखो हाँ यहाँ पे मून जो है ये एक वाटरी प्लेनेट माना जाता है। मंगल जो है वो उसका प्लेनेट माना जाता है, यानी कि फायरी प्लेनेट माना फायर जाता है। तो एलिमेंट फायर। का डिफरेंस है। ठीक है, पहली बात। तो हुआ क्या, कर्क राशि जो है वो चंद्रमा की राशि होती है, आपको बताया हुआ है। कर्क राशि किसकी यस, राशि है? चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा चंद्रमा। वहां की। पे यस। वहां पे मार्स बैठ गया, देख रहे हो आप? वहां पे मार्स बैठ गया। तो क्या मतलब बना, 104 नंबर बताया था। मार्स 10वीं राशि में उच्च का होता है, चौथी में नीच का हो जाता है। नीच नीच का का होता होता है। है। यहाँ पे नीच का हो गया है। अब इसी तरह से मून के साथ भी हुआ। मून जो है यहाँ पर, मून का क्या सिस्टम है, 28 नंबर था। मून जो है दूसरी राशि में उच्च का होता है, 8वीं राशि में नीच आठवीं का में। हो जाता है। नीच का हो यहाँ जाता पे है। नीच का हो गया, मगर अब हुआ क्या, ये योग भी कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। क्या हुआ यहाँ पे, चंद्रमा ने बोला कि चंद्रमा ने बोला कि तू मेरी राशि में बैठा है, हाँ मार्स ने बोला कि तू मेरी राशि में बैठा है। इसको तो बोलते हैं अगेन न्यूट्रलाइज हो गया। विपरीत राजयोग। ये फिर से इस कुंडली में दो योग कैंसिल हुए हैं। एक ये वाला कैंसिल हुआ यहाँ पे पहले ऊपर, फिर ये हाँ कैंसिल हो गया। देख रहे हो? ओके ओके। अब ये एक और विपरीत राजयोग बन गया, देख रहे हो? ठीक ठीक। ओके। जी सर अच्छा, जी। एक क्वेश्चन सर, कि अगर एक हाउस अपने ही प्लैनेट में बैठा है, मतलब एक प्लैनेट अपने ही हाउस में बैठा है, सर फॉर एग्जांपल मून जो है वो 4th हाउस में ही बैठा है, पर उसके साथ सैटर्न बैठ गया है, तो अब इसमें आप डिग्री देखोगे कि भाई सैटर्न स्ट्रांग है कि मून स्ट्रांग है, क्योंकि इसमें तो फिर मून को भी उसने कंबस्ट कर दिया सैटर्न ने। नहीं 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 नहीं, कॉम्बस्ट करने की ताकत सिर्फ एक ही ग्रह में है, सूर्य के साथ। सन में। और किसी अच्छा। पावर नहीं है अब ऐसी। अब लेकिन ये दोनों अनफ्रेंडली प्लैनेट्स हैं एक दूसरे वाले, जैसे वो मून एंड सैटर्न अगर 4th वैसे हाउस में बैठे वैसे हैं। अनफ्रेंडली प्लेनेट है। ऐसे केस हम्म, में अनफ्रेंडली होने के इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं? इम्पैक्ट ये पड़ते हैं कि हम्म, जब भी चंद्रमा शनि के साथ बैठता है तो वो उस व्यक्ति को ना दया का पात्र बना देते हैं। मतलब कहते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं यार ये बेचारा, इसके साथ ये भी बुरा हो गया, ये भी बुरा हो गया, ये भी बुरा हो गया। जब कोई ऐसा व्यक्ति हम्म। करेक्टर दिखे ना, जो जो दया का पात्र हो, ठीक है ना, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आपको देखे जिसको देख के आपको दया आए, हम्म, क्या हालत हो रखी बेचारे की, तो समझ लो उसका शनि और चंद्रमा इकट्ठा बैठा है। क्योंकि शनि जो है वो सीधा इम्पैक्ट करता है मून के ऊपर, मगर मून के साथ क्या प्रॉब्लम है, मून जो है बहुत एक स्त्री प्लेनेट है बेसिकली, सॉफ्ट है हाँ। बहुत सौम्य प्लेनेट है। तो मून के साथ ये है कि मून ऑब्जेक्शन ही नहीं करता।
मतलब मार पड़ती जाती है, खाता जाता है, खाता जाता है, खाता जाता है। मून बेचारा बोलता ही नहीं। ये मून के साथ, ये मून का नेचर है। मून को पावर कब मिलती है? मून को पावर जब मिलती है जब ये जुपिटर के साथ बैठा हो, शुक्र के साथ बैठा हो, तब बड़ी जबरदस्त पावर ले लेता है ये। शुक्र के साथ तो इसलिए ले लेता है, हालांकि है तो दोनों है तो दोनों ऑपोजिट, मगर दोनों स्त्री हैं, दोनों के एलिमेंट सेम है, ठीक है ना, जेंडर सेम है। और मून का जब गुरु के साथ आ जाता है, तो गुरु और चंद्रमा जब इकट्ठे हो जाते हैं तो बना देता है गज केसरी योग। तो ये जो योग होता है, ये होता है आईएएस आईपीएस और जबरदस्त जो पीपल, दोज पीपल हु आर यू नो डूइंग एक्सीलेंट इन देयर एकेडमिक्स, गज केसरी योग, वेरी ब्रिलियंट पीपल, है ना। वो गज केसरी योग बनता है, ठीक है ना। वो गज केसरी योग ऐसे ही बनता है कि जैसे अभी इस कुंडली में जुपिटर यहाँ दिख रहा है, तुम्हारे को दिख रहा है आप सबको? हाँ जी, जी जी जी। इसके 180 डिग्री को मान लो चंद्रमा पड़ा होता, अभी तो पड़ा नहीं है, पड़ा होता तो ये गज केसरी योग ये भी फॉर्म कर देता। या फिर या फिर चंद्रमा इसी घर में पड़ा होता जुपिटर के साथ, तो वो भी गज केसरी योग फॉर्म कर देता, ठीक है ना। ये योगास है, ये अपन धीरे धीरे करेंगे, जब मैं बातें करूंगा आपको कनेक्ट होते जाएंगे, याद होते जाएंगे। मगर मैं आपको स्पेसिफिक भी बताऊंगा, चिंता मत करो, योगा बताऊंगा। मतलब पंच महायोग होते हैं, ठीक है ना। 5 बड़े योग कौन से होते हैं जो सेलिब्रिटीज के अक्सर कुंडलियों में देखे जाते हैं। इसके अलावा जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस के जो कारक होते हैं, अब ये जो व्यक्ति है, ये देखो राहु 11वें में पड़ा है, केतु यहाँ पड़ा है, ये मिस्टीरियस नॉलेज इस बंदे के पास पक्की होगी, ठीक है ना। इट शोज, क्योंकि राहु और केतु ऑकल्ट साइंस के प्लैनेट, ठीक है ना, पक्का होगी इस बंदे के पास। अच्छा सर, ये जो ग्रुप बता रहे थे आप पहले, शुक्र और गुरु के, एक बार दोबारा से बता दें कौन कौन से प्लैनेट्स कहाँ पे आते हैं? शुक्र के साथ आ जाता है आपका शनि, बुध। देखो जी, देखो एक बात को ध्यान से समझना, मैंने आपको जैसे बताया ना, बुध जो है वो जिसके साथ बैठा होता है ना, उसको अपनी पावर डोनेट कर देता है। बुध का नेचर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था बुध जो है स्त्री नपुंसक ग्रह है। स्त्री नपुंसक होने के कारण ये जिस प्लेनेट के साथ बैठा होता है, जिस प्लेनेट के साथ बोल रहा हूँ, अकेला बैठा नहीं, जिस प्लेनेट के साथ बैठा होता है उसे अपनी पावर दे देता है, सबमिट कर देता है, ठीक है ना। तो इस कारण से ये तो बिन पैंदे का लोटा है, बुध जहां बैठेगा उसको अपनी पावर दे देगा, बात खत्म है, उसके बाद ये शांत हो जाएगा, क्योंकि ये मगर जो बाकी के जो ग्रह हैं उनमें वो अपनी पावर डोनेट नहीं करते, बाकी सब अपनी पावर अपने पास रखते हैं। तो इसमें शुक्र, शनि, बुध, राहु, केतु, ये सारे एक ग्रुप में चले जाएंगे। उसके बाद सूर्य, मंगल, ठीक है ना, सूर्य, मंगल और बुध, फिर अगर इनकी तरफ बैठा हुआ तो इनके साथ तो इनको पावर दे देगा। और चंद्रमा भी इनके ग्रुप में आएगा। चंद्रमा किसके ग्रुप 1 में? अच्छा, सूर्य वाले में, जुपिटर वाला, जुपिटर, मंगल, मून एंड सन, जुपिटर, सूर्य, चंद्र, ठीक है ना। सर मेरा एक सवाल है सर यहाँ पे, अभी जैसे आपने बोला बुध ग्रह जो है अपना जो भी पावर स्ट्रेंथ है जो 7 वाले को दे देता है, अगर मान लीजिए वो उसके साथ में कॉम्बिनेशन में जो दूसरा अपना लॉर्ड है, तो वो अगर डेबिलिटेटेड स्टेज में है, तो यानी कि ये योगी खत्म हो जाता है, मतलब वो योगी नहीं बनता। यूजुअली तो कॉम्बिनेशन ऑफ दो चीज एक योगी बनता है, जैसे कि हम लोगों ने गज केसरी योग समझा, या फिर मतलब लक्ष्मी नारायण जो भी योग बनता है। तो मेर्क्यूरी अगर किसी और प्लैनेट को अपना स्ट्रेंथ दे दिया और वो प्लैनेट जो है डेबिलिटेड स्टेज में हो, तो ये क्या मतलब ये योग कैंसिल हो जाता है? नहीं, डेबिलिटेड प्लैनेट्स को कभी भी पावर देते नहीं है। बुध बुद्धि का कारक है, बुध में इतनी बुद्धि होती है, पावर उसी को देगा जो ग्रह सम होगा या उच्च का होगा, उसको पावर देगा। अगर मान लो उस पर्टिकुलर, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, 6th हाउस में जो है 6th हाउस में मेर्क्यूरी और वीनस का अगर कॉम्बिनेशन हो, तो 6th यानी कि डेबिलिटेड स्टेज है वीनस का। हाँ आपने जी, तो उस हिसाब से मेर्क्यूरी जो है वीनस को पावर नहीं देगा। रादर रादर उसको बेटर बना देगा, बिकॉज वहां पर बुध भी उच्च का है ना, वो भी तो एक्सॉल्टेड है। हाँ करेक्ट, क्या ठीक है ना। जैसे एग्जैक्टली इस कुंडली में भी यही हो रहा है, जो तुम पूछ रहे हो वो इस कुंडली में भी वही हो रहा है, ये देखो, ठीक है ना।
एग्जैक्टली वही हो रहा है। बुध उच्च का था, बुध पावरफुल था, यहाँ पे बुध ने उसको भी नॉर्मलाइज कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। हाँ हाँ व्यक्ति जो है कैरेक्टर लेस होता, या मतलब कह लीजिए कि ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बिना सोचे समझे अय्याशियों पे, इधर उधर अनाप शनाप जुआ सट्टा इन पे पैसा लगाते हैं। अब कई लोग आते हैं मेरे पास, आते हैं भाई साहब सर शेयर ट्रेडिंग कर लें, सूट करेगा नहीं करेगा, क्या बोलोगे? शेयर ट्रेडिंग जब भी देखनी हो किसी की, कहाँ से देखोगे पता है किसी को? नहीं सर, बता दीजिए। देखनी हो देखो, पांचवें घर का लॉर्ड कौन सा है? पांचवा घर से हमेशा शेयर ट्रेडिंग होती है। पांचवा घर भी विजडम का माना जाता है, बुद्धि का माना जाता है और इंट्यूशन का माना जाता है। पांचवा घर पावरफुल होता है, अपनी पूरी ताकत में होता है, तो वो बंदा का जो इंट्यूशन लेवल है ना, वो काम बहुत जबरदस्त करता है। तो उस व्यक्ति को शेयर ट्रेडिंग के अंदर होना चाहिए। दे गेट वेरी गुड प्रॉफिट्स, ठीक है ना? मगर मगर इसके अलावा ये नहीं कि पांचवा घर देख के ही केवल आप मैदान में उतर जाओ। इसके अलावा 2 3 4 फैक्टर और भी हैं, वो देखने पड़ते, ठीक है ना? उसके लिए मगर फीस चार्ज कर लेना दूसरे बंदे से, फिर बताना, इसे मत बताना। सर जब आपने स्टार्टिंग में जो वो चार्ट शेयर किया था, एक बार प्लीज फिर से शेयर कर दो। वो वाला फ्लो वाला, एक मिनट, ये वाला मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट। हाँ जी, एक मिनट सर। ये इसका दे नेक्स्ट, दोगे नहीं आप? इसका नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट बाकी के 6 जो राशि हैं वो देता हूँ, ठीक है, ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। और बताइए, हो जाएगा, ये तो आपका छोटा सा काम है, ये तो हो जाएगा, ग्रुप में डाल दूंगा अभी। सर आपने जैसे भी बताया कि अगर सन के साथ मरकरी बैठा है तो वो प्लेनेट का जो असर है वो खत्म नहीं होता, अगर मरकरी है सिर्फ। और आपने दूसरा बताया कि सर मरकरी के साथ अगर कोई और प्लेनेट बैठता है तो मरकरी उसको अपनी पावर दे देता है। हाँ। चाहे उच्च का हो चाहे नॉर्मल हो, सब केस में भी, दोनों केसेस में सर? सम वाले भाव में भी दे देता है और उच्च वाले में भी दे देता है। और सर अगर सन मरकरी और केतु इकट्ठे बैठे हैं तो एक और घर में? हाँ, तो उसमें वो अच्छा बुध आदित्य योग माना जाता है ना। अगर केतु भी आ गया उनके साथ? हाँ, केतु भी अच्छा माना जाता है। तो इसमें मरकरी अपनी पावर केतु को दे देगा? मरकरी अपनी पावर हमेशा सन को देगा, सन तो उसका फेवरेट है ना, इसीलिए तो बुध आदित्य योग बन जाता है। दोनों पिता पुत्र है, सौर मंडल में राजा, एक राजा एक राजकुमार है। तो सर इसमें केतु का इफेक्ट क्या हुआ? क्योंकि केतु तो एक दानव ग्रह है। केतु ऑटोमेटिकली सन के साथ पड़ा है ना, तो अस्त हो जाएगा वो। अच्छा है ना, राहु और केतु अस्त रहना चाहिए, अच्छा है। अगर जो जितने दूसरी कुंडली के ग्रह है ना, अगर ये अस्त होते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। सर और अगर सन मून और मरकरी एक साथ हो तो? सन मून और मरकरी, इसमें कोई ऐसा मतलब आप ये बोल लीजिए कि ये एक फिर से बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन कर देगा, क्योंकि जहां पर भी आपको लिवरेज दे देता है बुध सन के साथ बैठते, कि ये बुध आदित्य योग बन जाता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वाणी के बहुत प्रखर होते हैं, बुद्धि के शार्प होते हैं, डिसीजंस को क्विकली लेते हैं, ठीक है ना? तो ये उस वहां पे इसके रिजल्ट्स दिखेंगे आपको। ओके सर। और सर ये यूरेनस और नेपट्टून का हमारी एस्ट्रोलॉजी में क्या सिग्निफिकेंस रहता है? एक्चुअली डिस्टेंस बहुत दूर है हमारे से, मतलब एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रैक्टिकली इतना ना हमारी लाइफ पे इनका असर हो नहीं पाता, इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है हमारे से, ऑनेस्टली स्पीकिंग, दैट इज द तो ये पॉइंट। ना के बराबर कंसीडर करना नहीं ना चाहिए? के बराबर ही होता है, इसलिए मैंने इनकी बातचीत भी नहीं करी है, क्योंकि मैं आप लोगों को कंफ्यूज भी नहीं करना चाहूंगा। दैट वाज द ओनली पॉइंट। ओके, और बताइए, क्लियर है यहाँ तक की सारी बातें? दोनों चार्ट्स आप लोगों के पास पहुंच गए? और सर ये जो बिहेवियर का चैट था, इसमें जैसे कुछ फीट में मेंशन्ड है, कुछ फ्रूटफुल बैरन है, तो मेथड ऑफ राइजिंग है, तो ये वो छोड़ इम्पोर्टेंट है? वो पुराना कंसेप्ट है, अभी वो काम का नहीं है आपका, इट्स ऑफ नो यूज, लिव इट। और सर इसमें जो सेंटेनेंस है जिसमें मिनरल, एनिमल, वेजिटेबल, ये भी यूजफुल नहीं है? अभी लिंक नहीं होगा, बता दूंगा मैं, अभी इतना काम का नहीं है इस समय ना। ठीक है सर। हाँ, एनिमल से अब जैसे अभी आप देखो ना, कई लोग ऐसे होते हैं
जिनका फॉर एग्जांपल अब हम बोलते हैं ना, कई बार हमारे पास पशुधन बोल देते हैं फॉर एग्जांपल, पशुधन बोला जाता है, अगर आपने कोई ये बात सुनी हो तो। अगर आप इंडिया के अंदर ये प्रैक्टिस देखोगे यार, कितने लोग जो हैं बकरे बेच बेच के इनकी ट्रेडिंग कर करके पैसा कमाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को समझने के लिए, कि जो जहाँ पे एनिमल लिखा हुआ है वहां पर होगा कि मान लीजिए जब इस तरह के ऑक्यूपेशंस पे बात आएंगी चीजें तब कनेक्ट होती है, मगर ये बड़ी रेयर वाली चीज है जो यूज होगी, आपको इतना यूज होगी नहीं प्रैक्टिकली, ठीक है। ठीक है सर। और बताइए, क्लियर सब कुछ, सारे डाउट्स क्लियर? कोई क्वेश्चंस किसी के? सबको हाउसेस क्लियर हो गया? निशा को क्लियर हो गया हाउसेस? जी हाँ जी सर, क्लियर है अब तो। ठीक है। अंजलि कोई Yes, डाउट? sir. नहीं, एज ऑफ नाउ तो नहीं है, होगा तो आई विल पिंग ऑन यू। उत्कर्ष जी, सचिन जी, मंजोत नहीं जी? सर, अभी तो नहीं है जी। सो फार सो गुड सर। आज बहुत अच्छा लगा है, सुबह सुबह उठ के आपने क्लास लिया है एंड काफी क्लैरिटी मिला काफी सारी चीजों में। फ्रेश हो एकदम से ना, हाँ सुबह उठ के करने में फ्रेश है बहुत। या वो वही होता है, जब हम स्कूल जाते होते थे सवेरे सवेरे 5 o'clock उठ के तैयार होके भागना होता है स्कूल में पार्किंग के लिए। फिर 1 साल हो गया उसके बाद उठे ही नहीं है उसके बाद। सही है, सही है। Yeah, thank you so much, sir. I mean, this has been a very good class, lot of clarity. आज का सेशन जो है, अभिलाष इज देयर और नॉट, अभी है या नहीं? मेरी आज मेरी टीम भी नहीं उठी, एक अभिलाष उठा नहीं है सर। कोई बात। अच्छा ठीक है। अभिलाष एक बार जस्ट प्लीज ऑल ऑफ यू कैन यू कम इन फ्रंट ऑफ कैमरास। अभिलाष जरा जरा स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, अटेंडेंस एक चीज और पूछनी थी सर, जो आपने हम ग्रुप्स बनाए हैं टैरो रीडिंग वाले और वो सारे, तो उसमें हमने कैसे बात करनी? फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ डाउट आई कैन गो एंड टॉक टू समबडी। क्योंकि मैं सोच रही थी एस्ट्रोलॉजी वाला उत्कर्ष सर के साथ में ना, मैं सोच रही थी कि उनको डिस्टर्ब करिए, कैसे करना है, ये कैसे करना है, सिंगिंग, कैन वी डू दैट? उत्कर्ष सर को आती है एस्ट्रोलॉजी काफी हद तक, हाँ उनसे पूछो, एस्ट्रोलॉजी को कोऑर्डिनेट वो कर लेंगे। मैं तो हूँ ही, मैं तो सब जी जगह ही जी हूँ। जी जहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आएगा, मतलब जहाँ पे लग रहा है कि मुझे कहीं कंसेंसस से रिप्लाई नहीं आ रहा, तो मैं दे दूंगा। बट उत्कर्ष ग्रुप्स सर में का सर सिर आप खा व्यापी सकते हैं। हैं न्यूमेरोलॉजी में, और सचिन जी बैठे हैं, उनको पकड़ो, उत्कर्ष जी को पकड़ो, इनको एस्ट्रोलॉजी में, जोगा सर, जोगा सिंह सर क्या देख रहे हैं? ठीक है ना। और टैरट में पकड़ना है तो ये क्या नाम है उनका, व्हाट्स हर नेम दैट लेडी, प्रीति प्रीति, प्रीति जुनेजा। यस, उनको पकड़ो। ये सारे लोग जो है तैयार हैं, ये सब पोर्टल पे भी ऑलमोस्ट आ चुके हैं, जिनको आना है उनके लिए मोस्ट वेलकम है, ठीक है ना। और गाइज अभी आज दोपहर तक एक अनाउंसमेंट हो जाएगी, फास्ट ट्रैक कोर्सेज रेडी हो गए हैं, ठीक है। अनाउंस करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। जो लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को हाँ भाई और तेजी से करना है, तो डेढ़ घंटे की फटाफट से फास्ट ट्रैक पे क्लासेस पूरी करो, और पोर्टल पे आके अपना जो है जस्ट रेज योर नेम एंड जस्ट ट्राई टू मेक थिंग्स हैपन, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आगे की प्लानिंग करते हैं। बाकी आप जिस भी फील्ड में ट्रेंड हो उसके हिसाब से आप पोर्टल पे आ जाओ। और अगर आपको लग रहा है कि किसी का आपको सर्टिफिकेशन लेना है, तो सारे सर्टिफिकेशंस वी आर प्रोवाइडिंग। आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके लिए। यस, एग्जाम होगा, बिकॉज वी हैव टू सबमिट इट ना। कल को कोई अथॉरिटी पूछ ही लेती है, तो वी आर ए गवर्नमेंट अप्रूव्ड एनजीओ दैट वे। अभी हमारा आईएसओ प्रोसेस भी वी आर गोइंग थ्रू, तो वो भी हो जाएगा जल्दी। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जाएंगे। अगर आप को लग रहा है कि आप में से रेडी है, कोई कोई भाई रेडी है, मान लो कैरेट में रेडी है, कोई रेकी में रेडी है, सर्टिफिकेट, ओनली सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है, तो 2999 विल बी द फी फॉर द एग्जामिनेशन प्लस सर्टिफिकेट चार्जेस आर देयर। एक एक आपको सेशन पहले मेरे साथ करना होगा, उसके अंदर आपका एक एग्जाम होगा प्लस एक वाइवा होगा। वाइवा के अंदर आपका सेशन जो है मैं लूंगा, अगर सेटिस्फैक्ट्री लगता है देन वी विल प्रोवाइड यू सर्टिफिकेशन। अगर आप, हाँ ये भी क्लियर है कि अगर आप अप टू द मार्क नहीं है तो वी विल फेल यू, वी आर वेरी क्लियर ऑन दैट। और अगर सर्टिफिकेट ऑलरेडी होए, फॉर एग्जांपल क्रिस्टल हीलिंग का सर्टिफिकेट ऑलरेडी होए, फिर नहीं, वो आप डुअल सर्टिफिकेशन तो इज अलाउड ना, आप अपनी नॉलेज को कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे दे सकते हो, बिकॉज वी आर एन एनजीओ
which is government approved. Okay, all courses are government approved courses, and we are coming up with the ISO certification also, and we are also on the talks with the, अभी 2-3 यूनिवर्सिटी से बात चल रहा है, तो हो सकता है मैं आपको सीधा यूनिवर्सिटी लिंक्ड सर्टिफिकेट भी जल्दी दे दूं। आई एम ऑन द टॉक्स ऑन द, उनके अभी जो 2-3 यूनिवर्सिटी उनके वीसी से, वाइस चांसलर से बात चल रहा है, हमारा MOU अगर साइन हो जाता है तो आप लोगों को हम सीधा पीजी सर्टिफिकेशन, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट के बेस पे आपको पीजी सर्टिफिकेशन, हम पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वी विल गिव यू। अभी मैं उसके लिए प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट दैट इज गोइंग टू बी कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी बिकॉज उसमें यूनिवर्सिटी फीस इंक्लूडेड होगी। हाँ, अभी ये जो चीज है ये हमारी कम्युनिटी के लिए है सिर्फ, कि जो लोगों का सर्टिफिकेट नहीं है, आप लोगों से कोई क्लाइंट आगे पूछ लेता है तो आप फटाफट से हमें बता दीजिए, हम आपका एग्जाम अरेंज करेंगे एक संडे के दिन, उससे और उसी दिन आपका वाइवा होगा, वाइवा वॉस प्लस एग्जाम होके इफ यू आर पास विद द एग्जामिनेशन, आपकी फिर जो है आपका फीस आपको मैंने बता दिया 2999 का फीस है, वो आप सबमिट करके अपना सर्टिफिकेट जो है विद इन 7 to 10 days लगेगा, आपको इशू हो जाएगा। वी विल चेक द कॉपीज एंड वी विल सबमिट एंड गेट इट डन। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक पूरा एनवायरनमेंट मिल जाए कि हाँ एनवायरनमेंट के साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। पूरे कमाना है तो आरपीजे अवेलेबल है पोर्टल, कमाना नहीं है प्रैक्टिस करनी है तो वैसे प्रैक्टिस करते रहो, वहां तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई क्लाइंट्स आते हैं आपको सर्टिफिकेट पूछ लेते हैं, वो डर है मन में, तो सर्टिफिकेट ले लो, नॉलेज है, इतना कॉन्फिडेंस है तो मैं बैठा हूँ, आई विल फैसिलिटेट, और जहाँ आपकी कमजोरियां हैं वो मैं आपको रेक्टिफाई भी करवा दूंगा, उसी साथ रेक्टिफाई करवा के आपको तैयार करवा के आपको सर्टिफिकेट इशू करवा देंगे। उसके लिए 2-3 घंटे मेरे जाएंगे, बट आई विल टेक दैट पेन, नो प्रॉब्लम। जो गैप्स होंगे वो पूरे कर देंगे, नो प्रॉब्लम। परफेक्ट, थैंक यू सर। अब तो कोई डाउट नहीं, सब कुछ क्लियर। किसी सबको ये मन्नत कौन है, मुझे ये समझ नहीं आया, मन्नत कौन है, ये बोल भी नहीं रहे हैं। चलो, so guys, with this note, shall we take the leave for today, this week? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. थोड़ा सा अपने फीडबैक्स वगैरह बता दीजिएगा, यू नो, और अदर पीपल शुड फील एनकरेज्ड, बता दीजिएगा कैसा लगा, कितना समझ आया, डाउट्स पूछ लीजिएगा, एंड वी आर इन टच। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी के लिए मैंने आपको बता दिया, कोऑर्डिनेटर्स की मैंने आपको बात बोली थी, मैं करूंगा कोऑर्डिनेटर्स के लिए एस्ट्रोलॉजी के लिए उत्कर्ष सर को पकड़ लो, तो बाकी जो मैंने आपको बताई दिया, योगा सर इज देयर, प्रीति मैम इज देयर, हाँ अच्छा योगा के लिए अवंतिका इज देयर, यस आई फॉरगॉट। तो ये सारे लोग हैं, एक हमने छोटा सा पैनल तैयार कर लिया, तो दे पीपल आर, और बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे लोग कॉन्फिडेंट होते जाएंगे तो ओके, गो अहेड विद द, आगे तो टीम अभी और आनी है, अभी तो मैंने कैंपेन रोके हुए, अभी कैंपेन्स रोके हुए, नहीं तो ये वुड हैव बीन 100 होता अभी इस टाइम, बट अभी 50 संभालने वही बहुत है, एक बार अराउंड 50 हो गए हम 15 दिन में, तो अभी रुकना पड़ेगा थोड़ा, सब कुछ स्ट्रीमलाइन करने, फिर देखते हैं। ठीक है गाइस, देन Yes, sir. Thanks, sir. Thanks, sir. Sir, thanks for your time, sir. Okay, bye bye, take care. Bye, sir. Bye. Bye, everyone. Bye. Bye. Take care, everybody.